सर एक बार दोबारा कर देना। हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे आज हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिकली क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का केस स्टडी का आता है हमारा। तो किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, एक पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेके देखेंगे हम, मतलब थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट लेवल रहेगा ही। और फॉर्मेट आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में करा ही दिया था। तो एक क्वेश्चन मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन में फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके का होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा रहेगा। दूसरा फिर यहाँ पर दो लाइनें होंगी, एक लास्ट ईयर की होगी और एक करंट ईयर की होगी। यहाँ मान लीजिए 24 या 25, कभी कभी 25 पहले हो सकता है, कभी 24 हो सकता है। आपने क्वेश्चन जो रीड करना है ना वो 24 से 25 की तरफ रीड करना है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो अब क्वेश्चन में पर्टिकुलर के बाद क्या क्या दिया रहेगा, ये ईयर है और ये 2024 मान लीजिए लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं पहले मैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर पे रहता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स। सर आपकी स्क्रीन फुल नहीं दिख रही है। बेटा मेरी तरफ से तो ठीक है, ये हर बात जैसी ही है, आप एक बार चेक करो, वो पिन करना होता है आई थिंक, समथिंग करके कुछ है ना स्क्रीन पे, आप देखो एक बार चेक करके। मेरे ख्याल से तो ठीक होगा, बाकी किसी वो स्टूडेंट पिन को फॉर आ रहा है? ये सर दिख रहा है। पिन फॉर मी को क्लिक करो, यू विल गेट द सब स्क्रीन। वो पिन फॉर मी कर लो ताकि वो सबको शो होगा। ठीक है, चलिए अब देखो शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। पहले नंबर पे जो हमारी तीन लायबिलिटी का मैंने आपको है ना रेशियो का एक क्वेश्चन कराया था, तब मैंने कहा था कि लायबिलिटी में भी तीन पार्ट होते हैं और असेट में भी तीन, वही सेम चीजें मैं यहाँ लिखूंगा। तो जो रेशियो में मैंने सिखाया था बस फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है बस, ठीक है, बैलेंस शीट का हमारा। तो इसमें हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, पहले नंबर पे ए पार्ट आ सकता है शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल दो तरह की हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो यहाँ पर एक है ना साइड में एक छोटा सा कॉलम और बना देते हैं यहाँ, जिसको बोलते हैं नोट नंबर। नोट नंबर का मतलब जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल यहाँ लिखा है ना मैंने, इसके आगे अगर 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा हो तो समझ जाना कि बैलेंस शीट जहाँ पे कंप्लीट होगी ना उसके ठीक नीचे इसकी डिटेल्स मिलेगी, यानी कि डिटेल्स नीचे लिखी मिलेगी। बैलेंस शीट यहाँ खत्म होती है, उसके नीचे जो डिटेल्स होगी ना उसी को हम नोट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास शेयर कैपिटल है। मान लीजिए अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो पिछले साल आपकी कैपिटल थी मान लीजिए 3 लाख रुपए और अभी है 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो शेयर होल्डर फंड में आपको मिल सकता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या होगा हमारे पास, दो चीजें होती हैं इसमें, एक रिजर्व हो सकता है, दूसरा सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को अगर कंबाइंड करके दिया हुआ है तो यहाँ नोट नंबर डालेंगे। अगर इसी को सिर्फ प्रॉफिट मानना है तो यहाँ पे नोट नंबर नहीं मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में मैं एक नोट नंबर डाल के करूंगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं क्वेश्चन में ये 80,000 है और ये मान लीजिए 30,000 है, इन दोनों को मिला के टोटल शेयर होल्डर फंड बन जाएगा आपका। अब इसके बाद ये जैसे लिखा ना इक्विटी एंड लायबिलिटी का फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर फंड, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में ये क्रिएट कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये नॉन करंट लायबिलिटी है, पहला था हमारा शेयर होल्डर फंड्स। तो नॉन करंट लायबिलिटी में क्या होगा, जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी होगी वो आपने लेना है, वो डिबेंचर के नाम से हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से हो सकता है ना। तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अगर क्वेश्चन में इसका भी नोट नंबर दे दे तो इसका मतलब समझ जाना कि ये दो तीन चीजें होंगी, ठीक है। और अगर एक ही है तो कोई जरूरत नहीं, नोट नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट भी ऐसे दे सकते हैं, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9%, 10% या 11%, 12% है ना।
तो 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स जो है लास्ट ईयर के मान लीजिए आपके पास सपोज करो कितने थे, 1 लाख रुपए के थे, और इस साल जो है आपके नहीं है, मतलब पेड कर दिए होंगे आपने। इसका मतलब ये है कि पिछले साल अगर आपकी लायबिलिटी थी अभी नहीं है, इसका मतलब आपने पेड कर दिया होगा। तीसरे नंबर पे देखें अगर, हाँ तीसरे नंबर पे है आपका करंट लायबिलिटी, थर्ड नंबर पे है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है आपका, 2-3 चीजें आ सकती है। सबसे पहला हो सकता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रेशियो में भी हमने लिखा था, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ठीक है, अगर इसमें 2 चीजें हुई तो यहाँ नोट नंबर होगा, और अगर नोट नंबर नहीं डाला हुआ तो इट मींस के समझ जाना कि ये एक ही चीज है, क्रेडिटर्स मान लो या बिल्स पेबल, आप ट्रेड पेबल ही लिख देना उसको। ठीक है, तो मतलब नोट नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि जब 2 चीजें इंक्लूड होती है तो उसकी डिटेल नीचे मिलेगी आपको। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा चीजें नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, मान लीजिए लास्ट ईयर का था सपोज करो 90,000, अभी है आपका 150। उसके बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन वगैरह हो सकते हैं आपके इसके अंदर, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे शॉर्ट टर्म लोन या बोरोइंग। ठीक है, तो वो हो सकते हैं आपके, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नोट नंबर नहीं डालूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट मान लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में मान लीजिए आपका लास्ट ईयर था मान लीजिए 60,000, अभी जो है घट के हमने ले लिया इसमें 20,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को। अब उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और मिलेगी आपको यहाँ पर, वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और प्रोविजन का भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्वेश्चन। टैक्स प्रोविजन की बात करते हैं, यहाँ पे टैक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लीजिए पिछले साल आपका टैक्स था सपोज करो 20,000, और इस साल है मान लीजिए 50,000, कुछ भी ले लेता हूँ मैं यहाँ फिलहाल। अब इसको जोड़ के टोटल जो आएगी ना बेटा, ये आपकी टोटल लायबिलिटी आएगी। तो मैं एक बार कैलकुलेटर ले लेता हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल से इजी फिगर लिए वैसे ही जुड़ जाएगा। 2 30 3 30 और 3 30 4 20, 4 20 और 80, 5 लाख रुपए। तो लास्ट ईयर की लायबिलिटी आपकी 5 लाख रुपए, और इस साल की लायबिलिटी हो गई आपके पास 3 80, 4 30, 5 30, 5 30 और 5.5 6 लाख रुपए हो गई ये। अब आपने ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, ये जितनी आपकी 2025 की लायबिलिटी दिख रही है 6 लाख, इतनी ही मैं असेट नीचे लिखूंगा, और 2024 की जितनी लायबिलिटी है 5 लाख, इतनी ही 2024 की असेट लिखूंगा, ये याद रखना आपने। ठीक है, तो आइए जरा अब हम देखते हैं इसमें, अब नीचे असेट भी लिख देते हैं हम। एक क्वेश्चन सिंपल लेंगे, एक हम थोड़ा सा और फिर नोट नंबर वगैरह बना के करेंगे, कोशिश करेंगे दोनों क्वेश्चन हो जाए एक ही क्लास में हमारे। अब इसके बाद जो है नीचे हमारे पास आएगा सेकंड नंबर, जैसे ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 नंबर डाला था ना, यहाँ पे 2 डालेंगे आप, और इसका नाम रखेंगे हम असेट। ठीक है, ये हमारी असेट है। इसमें सबसे पहले नंबर पे हम डाल देते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट, और नॉन करंट असेट में जो पार्ट आते हैं हमारे, वो 2 तरीके के आ सकते हैं, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेंजिबल की। इसमें क्या क्या हो सकता है टेंजिबल में, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है ना, या आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसकी वैल्यू जो है सपोज करो कितनी है, पिछले साल ले लेते हैं थोड़ी, 3 लाख रुपए, और अभी कर देते हैं 4 लाख। इट मीन्स के प्रॉपर्टी बढ़ रही है आपकी। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम आगे, दूसरा इंटेंजिबल, जिसमें ज्यादातर कॉपीराइट्स गुडविल वगैरह आते हैं। तो मैं यहाँ गुडविल ले रहा हूँ, पिछले साल था मान लीजिए 50,000 का, अभी हो गया 30,000 का। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एनसीआई। वो एनसीआई में यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा, अभी छोड़ देता हूँ। पहले एक सिंपल क्वेश्चन से आप क्वेश्चन समझ लेंगे, तो फिर अगले में डाल देंगे उसको हम। सेकंड पॉइंट जो होता है हमारा, वो होता है करंट असेट। करंट असेट, करंट असेट में क्या लेंगे हम, सबसे पहले ले लेते हैं हम इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री थी मान लीजिए आपकी लास्ट ईयर 80,000 की थी, अभी 90,000 की हो गई। उसके बाद जो है हमारा और क्या हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल, जिसको हम डेटर प्लस BR दोनों मिला के बोलते हैं, लेकिन मैं इस बार नोट नंबर नहीं ले रहा हूँ, अगले मिलेंगे तब भी इसको अलग से बाइफरकेट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा है 20,000 और ये है मान लीजिए 30,000। उसके बाद है हमारे पास कैश बैलेंस ले लेते हैं, कैश इन हैंड या कैश इन हैंड ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास मैंने क्या कहा था, ये 5 लाख है, क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ तो इसलिए कैसे है, क्वेश्चन आपको मतलब दिया रहेगा तो पहले बना चुके होंगे क्वेश्चन हम लोग। तो 5 लाख ये अमाउंट दिख रहा था, इसका मतलब देखो ये भी 5 होना चाहिए, तो कैश इन हैंड में बैलेंसिंग फिगर ले लूंगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पर 3, 3.5 और ये 4.5, तो मैं 50 मान लेता हूँ इसको, ताकि ये 5 लाख बन जाए। ओके, अब इसको 6 लाख बनाना है मैंने, क्योंकि ऊपर लायबिलिटी 6 लाख दिख रही थी हमारी ये वाली, तो नीचे भी असेट भी 6 आनी चाहिए इधर। तो ये 6 कैसे बनेगी, ये हो गया 1,20 और ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं, नहीं तो 50 में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। एक काम करते हैं, इसको हम इसको कर देता हूँ 1 लाख रुपए कर देता हूँ, ठीक है। 1 लाख करने से क्या होगा, ये 4, 4 30, 5 30, 5 60, तो ये हो गया 40,000 रुपये आपका, और ये बन गया 6 लाख, ठीक है। क्योंकि यहाँ 50 ही बच रहा था, इधर भी 50 इधर भी 50, आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। अभी आपका टोटल आ गया, इधर का टोटल आ गया। तो लास्ट ईयर की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो 5 लाख थी, असेट नीचे भी 5 है। आप करंट ईयर की बात करूं तो करंट ईयर की लायबिलिटी आपकी 6 लाख थी, अब भी 6 लाख है, ठीक है। तो मतलब दोनों बराबर होनी चाहिए, सबसे पहला तो आपने क्वेश्चन में ये चेक कर लेना है, ठीक है। ये पेज नंबर 1 हमारी डेट डाल देता हूँ, आज की PDF जब भेजूंगा तो डेट हो गई मेरे ख्याल से शायद 15 हो गई, आज 15 हो गई। ये आपका कैश फ्लो का तो मैंने लिख ही दिया। अब इस क्वेश्चन का एक तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सारे, ठीक है। उसके बाद जो है इसके नोट में नीचे एडजस्टमेंट और डालूंगा 1-2, वो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ये साइड में रख देते हैं, कैलकुलेटर आज मैंने पहले ही ले लिया है। और इसके बाद जो है बेटे हम यहाँ लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी इस क्वेश्चन में तो थोड़ी सी लेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा लेंगे हम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले नंबर पे ले लेते हैं हम, फर्स्ट नंबर पे प्रपोज्ड डिविडेंड। ये है ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को पॉइंट, तो इसको ही डाल देता हूँ सबसे पहले मैं। 2025 और 2024, ठीक है। तो 2 डिविडेंड है, 2025 का और 2024 का। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है 30,000 और ये है 20,000। अब इसके बाद दूसरी चीज जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। दूसरा है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फीस ड्यूरिंग द ईयर, कितना ले लूं ड्यूरिंग द ईयर, ₹50,000 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। और तीसरा और लास्ट लेना है लोन। आपने देखो ना, एक मैंने लोन लिखा है पिछले साल, देखो ये लिखा है ना 1 लाख रुपए का लोन NCL के अंदर लिखा था, ये इस साल नहीं है, तो इसका मतलब रीपे किया होगा। तो रीपे की डेट जरूर चाहिए होती है आपको कि पे कब किया है हमने, ठीक है। जब कोई चीज इशू करते हैं तो वो कब की है, नहीं दिया हो तो उसका भी अल्टरनेट मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, रीपे की डेट जरूर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। नहीं है तो उसका भी हमारे पास अल्टरनेट होता है कि क्या किस तरीके से हम करें। तो यहाँ पे क्या है, मैं रीपे की डेट डाल देता हूँ। लोन था हमारा, यानी कि 9% डिबेंचर्स जो थे, लोन का पार्ट मानते हैं जिसको हम, वॉज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2024 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैंने 3 एडजस्टमेंट डाली हैं इसके अंदर,
और साथ में मैंने डाला है ये पूरा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इनको क्लब करके क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक कंप्लीट क्वेश्चन और बड़ा सारा हम करेंगे जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ज्यादा रखेंगे, उसमें लगभग सब चीजें डाल दूंगा मैं, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमें आना चाहिए। तो फॉर्मेट में स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले एक एक करके चीजें हम करते चलेंगे। कभी भी क्वेश्चन जब आप करें तो आपने ध्यान क्या रखना है, कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, सबसे पहले या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पूरा करो, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग करो, और फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पूरा करो। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जो फर्स्ट शीट होती है, जो आपको पेपर मिलता है, तो फर्स्ट शीट पे आप सिर्फ ऑपरेटिंग रखो। अगर कोई जगह खाली रह भी जाती है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट शीट पे क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, तो आप अगली सीट के जो है ना 2 पार्ट्स कर सकते हो, हाफ हाफ कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, तीसरी जो सीट होती है उस पे आप वर्किंग नोट बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में 1 या 2 वर्किंग नोट जरूर होते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तीनों एक्टिविटी को एक साथ आप चलाएं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे रखनी है। इसके बाद जो है इसका थोड़ा सा क्या है ना, फॉर्मेट में लास्ट में आपको मैंने बताया था ना, वो सिंपल वाला फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया था कि आपको एडलेस समझ में आ जाए सारी। बाद में तो फॉर्मेट के हिसाब से, अगर एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है थोड़ा सा उसमें लिखने का थोड़ा सा पैटर्न लिटिल बिट चेंज है, बाकी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बट अगर आपको मान लीजिए एग्जैक्ट अमाउंट ही आपको ना पता हो क्वेश्चन में कैसे करनी है, तो फिर फॉर्मेट सीख के भी आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मेट हम लास्ट में थोड़ा सा और डिटेल से भी देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमें सीखना है क्वेश्चन में कौन सी चीजें प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है, क्यों करनी है, कहाँ करनी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ मैंने लिख दिया है। इसके बाद देखिए दूसरा जो है बी पार्ट, यहाँ मैं बीच में इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन चूंकि बड़ा नहीं है हमारे पास ये, तो इसमें बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये है, इस पार्ट का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा जो है हमारा, मैंने बताया ना ज्यादा आइटम नहीं होती है, तीसरा है पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एनसीए और एनसीआई का ट्रीटमेंट करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था शेयर कैपिटल और एनसीएल का ट्रीटमेंट करना है, नॉन करंट लायबिलिटी। और ऊपर जो है उसमें आपने सीए और सीएल इनका ट्रीटमेंट करना है। ये फॉर्मेट मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। पीडीएफ भी मैंने सेंड की थी, वो देख लेना एक बार आप लोग। तो अब इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले हमेशा ऑपरेटिंग, पहला जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें देखिए सबसे पहली जो एक्टिविटी है उसमें आपने क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन एंड डिविडेंड, ठीक है। अगर डिविडेंड आप सपोज करो यहाँ नहीं ऐड कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे यहाँ दोबारा भी ऐड कर सकते हो। इट मीन्स कि जो प्रॉफिट होने चाहिए ना वो आपके कौन से होने चाहिए, टैक्स देने से पहले और डिविडेंड देने से पहले जो प्रॉफिट अर्न किया आपने वो यहाँ लिखने हैं। अब इनको ढूंढना कहाँ कहाँ है, और एक आपने क्या करना है, ये आउटसाइड कॉलम बना लेना है, ठीक है। एक आउटसाइड कॉलम रहेगा, एक अंदर रहेगा यहाँ पे। तो अंदर आपने यहाँ पे लिखना है कि प्रॉफिट कितने कितने हैं आपके। तो क्वेश्चन में कैसे कहाँ ढूंढना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट लेना है, क्योंकि 3 चीजें लिखी है ना मैंने, देखो इसके अंदर प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स प्रोविजन एंड डिविडेंड। तो एक प्रॉफिट ढूंढना है, दूसरा टैक्स ढूंढना है, तीसरा डिविडेंड ढूंढना है, ठीक है। तो आइए जरा आप क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉफिट कहाँ ढूंढना होता है। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें शेयर होल्डर फंड्स लिखा है ना पहले नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 चीजें हैं बेटा, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ नंबर लिख देता 1, तो इसका 1 का मतलब आपने ये बैलेंस शीट जो हमने बना ली है इसके ठीक नीचे कोई नोट लिखा होता, वहां पे रिजर्व अलग दिखता और सरप्लस यानी कि प्रॉफिट अलग दिखता, लेकिन मैंने नोट नहीं लिखा तो आपने इसी को प्रॉफिट मानना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो बेटा हमारे पास पिछले साल 24 में ये कह रहा है कि प्रॉफिट था 30,000 और ये बढ़ के हमारा हो गया 80,000। तो इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट किया अर्न इस साल वो है 50,000। इसके मैंने लास्ट क्लास में 6 केसेस बताए थे, अगर आप सबने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो आप लोगों ने वहां पे देखा होगा 6 केस कौन कौन से हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर देता हूँ फटाफट से। देखो बेटा हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट लास्ट ईयर कम था, अभी ज्यादा है,
हो सकता है पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है। दूसरा क्या हो सकता है, पिछले साल लॉस था, इस साल भी लॉस है लेकिन लॉस बढ़ रहा है। दूसरे साल लॉस ज्यादा था, इस साल लॉस कम है तो लॉस घट रहा है। या फिर एक साल लॉस हो सकता है, एक साल प्रॉफिट हो सकता है, या पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल लॉस हो सकता है। तो ये 6 केस मैंने बताए थे और उनका तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास तो यहाँ पे केस तो एक ही मिलेगा आपको, लेकिन टोटल 6 केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, 24 में दिख रहा है 30,000 और अभी दिख रहा है अपने को 80,000। इट मीन्स के 50,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न आपने किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया बेटा, वो कितना आया, 50,000 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्लस अब इसमें दूसरी चीज क्या ढूंढनी है आपने, दूसरा ढूंढना है टैक्स का प्रोविजन। अब ये टैक्स का प्रोविजन कहाँ पे ढूंढोगे, अब आपने क्या करना है, ये जो करंट लायबिलिटी दिख रही है ना थर्ड नंबर पे, देखो ये लायबिलिटी ऊपर पार्ट है, इसमें थर्ड नंबर है करंट लायबिलिटी। इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से दिया रहेगा कुछ। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है ना, उसके अंदर मैंने तो यहाँ टैक्स प्रोविजन लिख दिया है, कई बार यहाँ पे लिखा नहीं होता है, तो यहाँ नोट नंबर लिखा होगा, जैसे 1 2 3 मैंने बताया ना, तो वो नोट नीचे जाके आपने ढूंढना है। तो नीचे जाके ढूंढोगे ना, तो वहां बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा, जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन में करने वाला हूँ, वहां पे टैक्स प्रोविजन क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये टैक्स प्रोविजन वहां से देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को तो हमने साफ दे रखा है कि टैक्स प्रोविजन ये रहा। तो यहाँ लेकिन 2 प्रोविजन है बेटा, तो आपको दिख रहे होंगे 2 प्रोविजन, एक दिख रहा है 2024 का 24 का, एक दिख रहा है 25 का। तो सिंपल सा आपको कैसे याद रखना है इसको, देखो हमारे पास क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का प्रोविजन था ना, वो तो प्रोविजन पिछले साल के लिए था, इस साल तो वो पेड करना है, क्योंकि हम प्रोविजन बनाते जाएंगे और पेड नहीं करेंगे तो फिर वो तो प्रोविजन इकट्ठा होता जाएगा। गवर्नमेंट को एक्चुअल में होता क्या है कि हम इस साल अगर कोई टैक्स इनकम जनरेट करते हैं तो टैक्स अगले साल पे करते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रोविजन जब बोला जाता है ना, तो प्रोविजन ध्यान रखना है वो करंट ईयर की बात हो रही है, क्योंकि पिछले साल का प्रोविजन जो था ना, वो तो पिछले साल के लिए प्रोविजन था, इस साल तो वो पेड बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए 24 का जो आपको दिख रहा है ना ये 20,000, इसको तो पेड मानना है, और 2025 करंट ईयर का दिख रहा है उसको आपने 50,000 को क्या मानना है, प्रोविजन मानना है। तो आप यहाँ पे 50,000 का जो प्रोविजन है, साथ में 50,000 का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 50,000 प्रॉफिट हो गया, 50,000 ये टैक्स है। ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि 2 बार 50 क्यों किया है। एक 50 है प्रॉफिट के नाम का, दूसरा है प्रोविजन के नाम का। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या प्लस करना है, इसी के अंदर आपने प्लस करना है डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड हम कहाँ ढूंढेंगे क्वेश्चन में, डिविडेंड 2 तरीके से मिल सकता है, या तो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी में दिखा रहेगा, या फिर मैंने एडजस्टमेंट आपको बताई थी, अभी 1 मिनट पेज था, कहाँ पे ये रहा, यहाँ देखो क्वेश्चन में डिविडेंड है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा प्रपोज डिविडेंड। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है 2024 का, उसका ट्रीटमेंट करना है। जो 2025 है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना। ये प्रपोज डिविडेंड के केस में एक डिविडेंड और भी होता है, इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि वो इस साल अनाउंस हुआ, इस साल ही पेड हुआ। लेकिन प्रपोज डिविडेंड की खास बात क्या होती है, वो लास्ट ईयर अनाउंस किया था, इस साल पेड करेंगे। तो जो लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड की मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसमें करंट ईयर का कुछ नहीं करना, आपने कहीं भी शो नहीं करना उसने। ठीक है, लेकिन 2024 का जो था ना, आपने लास्ट ईयर अनाउंस किया होगा और इस साल उसको पेड किया होगा। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर का सिर्फ आपके काम का वही है, इस साल का कोई काम का नहीं है। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो इसी साल अनाउंस होता है, इसी साल पेड होता है, तो इसलिए इस साल का ही आपको देखना, पिछले साल का मिलेगा भी नहीं आपको। तो अब हम यहाँ पे देखें तो 2024 का हमारा डिविडेंड कितना था प्रपोज्ड, 20,000 रुपए। तो इसका ट्रीटमेंट आपने करना है, तो आपने क्या लेकिन सर करना है जो बेटा? अगर प्रपोज्ड है और इंटरिम है, होना तो वो ऐड ही है ना ऑपरेटिंग हाँ, एक्टिविटी होना में। तो ऐड ही, दोनों ही ऐड होंगे, लेकिन डिफरेंस तो ये है ना कि आपको ऐड कौन सा करना है। ओके इंटरिम ओके मैं बता देता हूँ आपको, देखो जी इंटरिम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहीं एक रफ पेज पे, एक मिनट इसके पीछे कर देता हूँ। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंटरिम डिविडेंड जो होता है हमारा, उसमें क्या खास बात है, वो 2025 का ही मिलेगा आपको, 2025 का। तो इसलिए क्या है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, ऑपरेटिंग में प्लस करना है और फाइनेंसिंग में माइनस करना है। ठीक है, ये अगर 50,000 यहाँ पे आएगा तो वो 50 ही आएगा। ठीक है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड में कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, एक मिलेगा 2024 का, एक मिलेगा 2025 का। अब 24 का है मान लो 20,000 और यहाँ पे है मान लो 30,000, तो अब कौन सा लेंगे, तो बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, मैं बता देता हूँ। 2025 का ऊपर मान लेते हैं ये इस साल का प्रोविजन, मतलब डिविडेंड के लिए, और ये क्या करेंगे, नीचे फाइनेंस में दिखा देंगे, क्योंकि एक ऐड होना है ऑपरेटिंग में और एक लेस होना है फाइनेंसिंग के अंदर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरिम डिविडेंड में, इसमें ऐड कौन सा करें और लेस कौन सा करें, तो आपने बस ध्यान क्या रखना है, 25 वाले को इग्नोर कर देना। ये जो 2024 का है, इसी को ऑपरेटिंग में प्लस करना है और इसी को फाइनेंसिंग में माइनस करना है, बस ध्यान ये रखना है। क्योंकि यहाँ तो एक ही होता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ 2 होते हैं, तो 2 में से कंसिडर जी करना है लास्ट।
बस ये ध्यान रखना आप लोग, और कोई ज्यादा गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये Okay, प्रपोज sir. डिविडेंड है आपका। अभी प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 20,000। अब तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं 50, 50 और 20, तो टोटल जो प्रॉफिट आ गया आपका बिफोर टैक्स प्रोविजन एंड डिविडेंड वो आ गया 120, ठीक है। अब ये आपके पास 120 आ चुका है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को जो थोड़ी सी याद करनी है, तो क्वेश्चन में हो सकता है वो ना हो, बट मैं फिर भी लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा था जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की कैटेगरी को कंबाइंड करके लिखा हुआ अगले क्वेश्चन में, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मान लिया हमने, तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको आदत हो जाए कि ये दिखे तो क्या करना है उसका हमें। तो जनरल रिजर्व आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 0 कर देना है, अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ मैं, बट पेपर में नहीं करना आपने, अगर नहीं आया तो इग्नोर करना है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद दूसरा क्या लिखा था मैंने, गुडविल राइट ऑफ। गुडविल राइट ऑफ, अगर गुडविल आपकी राइट ऑफ हुई है, अमोर्टाइजेशन हुई है, मतलब घटी है वैल्यू या डिक्रीज हुई गुडविल की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिटों में क्या कर देना, उसको ऐड कर देना है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटों के अंदर ऐड कर देना है। तो वो कहाँ मिलेगी गुडविल, इंटेंजिबल असेट होती है हमारी। तो पहली बात तो असेट होती है, असेट भी कौन सी होती है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो, किस में आती है, लॉन्ग टर्म असेट आती है सारी, नॉन करंट असेट में। तो यहाँ गुडविल मैंने ली है इस क्वेश्चन में, पिछले साल मेरी गुडविल थी 50,000, अभी रह गई है 30,000। इट मीन्स के 20,000 की मेरी गुडविल क्या हो गई, राइट ऑफ। तो 20,000 की गुडविल आपने यहाँ राइट ऑफ कर देनी है, मतलब प्लस कर देनी है। इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट दिया होगा आप लोगों को डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन एनसीए। एनसीए में कोई भी असेट हो सकती है, ध्यान रखना, यहाँ एनसीए सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कोई भी असेट आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी भी डाल दूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी डाल दूं मैं, फर्नीचर भी डाल दूं। तो सबका डेप्रिसिएशन आपने अलग अलग लेना है, कंबाइन नहीं करना है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक ही लिया है जानबूझ के, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी ये देखो पिछले साल थी आपकी एसेट थी 3 लाख, अभी हो गई 4 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन का थोड़ी पता चलेगा, या तो वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब डेप्रिसिएशन तो नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में जाना है अपनी एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में मैंने डेप्रिसिएशन डाला होगा जरूर, ये लो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000। इस साल का डेप्रिसिएशन जो है ना वो 50,000 है हमारा, ठीक है। तो 50,000 आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन एनसीए हमारे पास यहाँ पे ले लिया हमने। अब इसके बाद मैंने एक पॉइंट और लिखा होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एनसीए। कोई भी फिक्स्ड एसेट जब आप बेचते हो उस पे होने वाले लॉस को आपने ऐड करना है, लेकिन क्वेश्चन में हमने कोई सेल का तो पॉइंट ही नहीं डाला, तो इसलिए भी इसको हम 0 मान सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक चीज और लिखी थी यहाँ पर, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड किसके ऊपर होता है वो मैंने डाल रखा है क्वेश्चन में, आइए जरा उसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट पेड किस पे करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है क्वेश्चन में हमारा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो दिख रहा है ना वो कितना दिख रहा है, 2025-24 में दिख रहा है 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है हमने, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2025 में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यानी कि ये 1 लाख रुपए पिछले साल था, इसको पूरे साल यूज करके लास्ट में पे किया है या हमने साल के बिगिनिंग में किया है। अगर इन केस मान लो मैंने ये 1 लाख रुपए 2024 की जो बिगिनिंग मतलब एंडिंग में था, 2025 की बिगिनिंग में जो मेरे पास था, यहाँ पर इस पैसे को अगर मैंने पूरे साल यूज किया होगा तो मुझे 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको इस साल की बिगिनिंग में ही पे कर दिया होगा, रीपे कर दिया होगा, तो उस केस में पेड कर दिया होगा तो मुझे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कहीं ना कहीं डेट लिखी हुई मिलेगी आपको क्वेश्चन में। तो देखो मैंने ये लिखी हुई है डेट यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर, 9% डिवेंचर वॉज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी कि जैसे ही साल स्टार्ट हुआ होगा, स्टार्ट होते ही मैंने 1 लाख रुपया रीपे कर दिया होगा। तो रीपे कर दिया होगा तो नेचुरल सी बात है क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट तो नहीं देना ना, क्योंकि पूरे साल तो हमने यूज किया ही नहीं, पे तो कर शुरू में ही कर दिया। तो इंटरेस्ट की एंट्री को हम यहाँ इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं ये इंटरेस्ट भी डाल लूंगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ सिखाने के लिए, तो मैंने मेरे ख्याल से ये 5 चीजें आप लोगों को बताई थी जो आपने ढूंढनी है। तो ये 5 आइटम आप याद कर लेना, मैक्सिमम मतलब 5, एक आदि कोई मैं भूल भी गया हो सकता है। 5 आइटम आपने ध्यान रखनी, ये जरूर क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये 5 आइटम का जो टोटल आएगा ना, आपने जोड़ना है सभी को, 20 और 50 70, तो 70,000 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके ठीक नीचे मैंने देखो 2 आइटम लिखी होंगे जरूर। पहला
ये जिस तरीके से लॉस को मैंने लिखा है ना, लॉस अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से होता है तो ऐड कर दो, तो इसका उल्टा मैंने लिखा होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनसीए। तो अगर कोई प्रॉफिट हुआ है किसी भी एसेट को बेचने, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से, तो आपने उसको माइनस करना है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, मतलब माइनस करना है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, तो मैं इसलिए सिर्फ जगह खाली करके इसको छोड़ रहा हूँ ऐसे, माइनस करना, बस ये माइनस का साइन ऐसे ही डाल दिया मैंने। और इसी तरीके से दूसरा क्या है, इसी के ठीक नीचे लिखा है जैसे इंटरेस्ट पेड। तो जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो दूसरी जगह तो आपको इंटरेस्ट मिला भी होगा, है ना, जिस तरीके से आप पेड करते हो तो रिसीव्ड भी होता है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड मेंशन कर देंगे, जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा, या फिर हो सकता है आपको इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड भी मिला हो अगर आपने पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया। तो डिविडेंड में तो इन दोनों का माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा ना वो आउटसाइडर कॉलम में लिखना, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मैं जीरो कर रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया होगा, देखो मैंने ऐड किया होगा इंक्रीज इन सीएल करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी को ढूंढते हैं अब हम, कौन कौन सी लायबिलिटी है जिनको हमने यहाँ पे लिखना है। अगर इंक्रीज हुई है तो ऐड, और डिक्रीज हुई है तो लेस। तो पहले हम इंक्रीज वाली देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल दिख रहे हैं मुझे। ट्रेड पेबल लास्ट ईयर कितने थे मेरे, 90,000 के थे, अभी बढ़ के कितने हो गए, 150 के हो गए। तो लायबिलिटी कोई भी बढ़े, मैंने आपको बताया था तरीका एक, कि लायबिलिटी चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी लायबिलिटी क्यों ना हो, अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ऐड करनी है। और कहीं ना कहीं कहाँ ऐड करनी है ये भी मैंने देखो आपको हिंट दे रखा है। अगर शेयर कैपिटल और एनसीएल की बात हो रही है, नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहां दिखा देना, और बाकी जो बचेंगी वो सारी ऑपरेटिंग में आ जाएंगी। इसी तरीके से मैंने कहा था असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो पैसा जा रहा होगा। असेट कब आती है, जब परचेज करते हैं तो पैसा तो जाएगा ना। तो उस केस में असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कहाँ करना है आपने, चाहे कोई भी असेट हो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कोई भी एसेट इंक्रीज होती है तो आपका आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो होगा तो कहाँ पे मेंशन करोगे, माइनस करना है। तो मेंशन तो ये तो समझ आ गया माइनस करना, बट कहाँ मेंशन करना है, तो आप एनसी और एनसीआई को यहाँ मेंशन कर देना, और बाकी बचा कुचा जो है ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तो आप अगर इनको अच्छे से याद कर लो तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या करेंगे अब हम, कौन सा ले रहे थे हम, हाँ इंक्रीज इन सीएल की बात कर रहे थे हम। तो ट्रेड पेबल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर हमारा 90 था, अब 150 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 60,000। तो 60,000 आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, क्रेडिटर्स जिसको आप ट्रेड पेबल बोलते हैं वो कितना है हमारा 60,000, और प्लस दिखाना है। और कोई लायबिलिटी चेक कर लेते हैं अब हम इसके बाद। अब हमारे पास देखो इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले तो हम ले लेते थे करंट में, लेकिन इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ, इस ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग में लेना। याद रखना कैश क्रेडिट क्वेश्चन में लिखा हो या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मैं नीचे नोट में भी डाल दूंगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन में दिखाई दे जाए आपको तो आपने फाइनेंसिंग का पार्ट मानना है, उसको करंट लायबिलिटी का मत मानना आप लोग, ठीक है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद टैक्स प्रोविजन ऑलरेडी मैं कर ही चुका हूँ, ठीक है। बस सिर्फ कौन सा रह गया ऊपर, ये तो ऐड कर ही दिया था। अब ये पेड कब करना होता है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तब दिखाएंगे इसको। तो दो चीजें मैंने छोड़ दी हैं, तो एक हमारे काम का था, दो को मैंने छोड़ दिया। इसको फाइनेंसिंग में लूंगा, इसको अभी ऑपरेटिंग कंप्लीट होने के बाद लूंगा, ठीक है। तो लायबिलिटी का पार्ट खत्म हो गया अपना, ओके। अब इसके बाद साथ में और क्या ऐड करना था, देखो इंक्रीज इन सीएल के साथ साथ और क्या ऐड करना है, तो डिक्रीज करना है, डिक्रीज इन करंट असेट। अगर कोई भी करंट असेट आपकी घटती है तो आपने वो भी ऐड करनी है। तो करंट असेट में हमारे पास क्या दिखेगा, करंट असेट में देखो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये दो, क्योंकि कैश इन हैंड से तो क्वेश्चन वेरीफाई होगा, ये तो बिल्कुल लास्ट में चाहिए अपने को। कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजें बिल्कुल लास्ट में चाहिए, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। ये तीन चीजें क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए चाहिए हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। बट बाकी जो चीजें हैं उनको आप यूज कर सकते हो कहाँ पे, करंट असेट में, यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ। तो इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इन्वेंट्री कितना था हमारा, देखो 80, अभी बढ़ के कितना हो गया 1 लाख। तो इसका मतलब ये तो लेस वाली आइटम होगी, क्योंकि करंट असेट बढ़ना मतलब पैसा जाना, तो ये तो माइनस वाली होगी। जबकि हम तो ऐड वाली आइटम ढूंढ रहे हैं, ऐड में कब होगा, जब करंट असेट डिक्रीज होगी। तो इसलिए इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसके ठीक नीचे लिखेंगे। अभी पहले कितना था देखो हमारा 20, अभी कितना हो गया 30। तो ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो डिक्रीज इन करंट एसेट है वो कोई भी नहीं है, तो मैं इसलिए उसके नाम की 0 कर देता हूं। अब इन दोनों को प्लस करो
और प्लस करने के बाद बाहर के कॉलम में यहाँ पे लिख दो 60,000। अब इसके बाद क्या करना है, लेस करना है। लेस कौन करना है, इनका ठीक उल्टा। जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन सीएल था ना, अब इसका ठीक उल्टा कर दो, डिक्रीज इन सीएल। करंट लायबिलिटी कोई भी डिक्रीज हो रही है, तो कोई भी डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास कौन सी थी, कोई नहीं थी, तो इसलिए इसके नाम का तो मैं कर देता हूं 0। और डिक्रीज इन सीए का उल्टा हो जाएगा इंक्रीज इन सीए, करंट असेट। अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो कौन कौन सी असेट इंक्रीज हो रही है, देखो हमारी, देखो इन्वेंट्री 80 था ना, अभी 1 लाख रुपया हो गया, 20,000 इंक्रीज हो गया, तो आपने यहाँ पे लिख देना है स्टॉक इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं, 20,000 रुपए, ये आपने माइनस दिखाना है। दूसरा क्या था हमारे पास, देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, 20 था अभी 30 हो गया हमारा, है ना, 20 का 30 हो गया, 20 का 30 हो गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 10,000 रुपए इसको माइनस कर दो, ये आपका यहाँ पे लिख दो ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो और दोनों को मिला के माइनस का कितना हो बेटा हमारा, 30,000 हुआ माइनस का। अब क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपकी 5 ऑपरेटिंग के 5 स्टेप होते हैं। पहला फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला लेना होता है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविजन एंड डिविडेंड, जो अमाउंट आएगी तीनों को मिला के वो यहाँ लिख देना। दूसरा स्टेप होता है, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है हमारी जो नॉन कैश आइटम होती हैं या नॉन वर्किंग कैपिटल आइटम होती है, उनको हमने ऐड करना है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें लेस करना है। तो ये नॉन कैश आइटम मिलेंगी या फिर क्या होगा, नॉन वर्किंग कैपिटल आइटम मिलेंगे। नॉन वर्किंग का मतलब जिनका करंट असेट और करंट लायबिलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, या तो नॉन कैश आइटम मिलेंगी या फिर नॉन वर्किंग कैपिटल आइटम मिलेंगी। तो हमने ये इनको दिखाना है, तो 5 आइटम ऐड करनी है, 2 लेस करनी है। ठीक है, एक आधी कोई और क्वेश्चन में मैं डालूंगा, तब याद आएगी तब और भी बता देंगे। तो मैक्सिमम यही मान के चलो, ये चीजें घूम फिर के यही आती हैं। तो 5 को हमने ऐड किया, यहाँ पे शो कर दिया, 2 माइनस की थी लेकिन कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमने 0 दिखा दिया। पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, करंट असेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले करंट असेट अगर आपकी घटेगी या करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपने ऐड करना है, तो मैंने क्वेश्चन में ढूंढा और उसके हिसाब से क्वेश्चन बना दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं लेस करूं करंट लायबिलिटी और करंट असेट की, अगर मैं देखूं तो वो अमाउंट जो भी आई मेरी वो मैंने माइनस कर दी, और माइनस करने के बाद यहाँ लिख दी। तो ये 5 स्टेप थे बेटे हमारे, जो अगले क्वेश्चन में भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में और 2 4 5 चीजें डालूंगा। अब इन सबको क्या करना है, पांचों आइटम का जो टोटल आएगा वो आपने मेंशन करना है। तो देखिए 5 में से 1 2 3 तो प्लस के दिख रहे हैं, एक कुछ था ही नहीं, और एक माइनस का दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो ये मुझे दिख रहा है 2,50,000, जिसमें से 30 माइनस कर दूं तो मेरा अमाउंट आ गया 2,20,000। ठीक है, 220 आ गया मेरे पास। अब आपने क्या करना है, इन पांचों को ऐड करने के बाद, ऑपरेटिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, आपने क्या करना है, इन पांचों आइटम को पूरा होने के बाद लेस करना है इसमें से इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, पेड कौन से ईयर का होगा, लास्ट ईयर का, क्योंकि इस साल का तो प्रोविजन ऊपर ऐड कर ही दिया था हमने। तो इनकम टैक्स पेड कहाँ पे है हमारा, देखो ये रहा 20, लास्ट ईयर का ये रहा, ये पिछले साल प्रोविजन था, इस साल हमारे लिए पेड बनेगा ये। तो 20,000 जब आप माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना 2 लाख, ये आ गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी का नाम क्या रख दिया हमने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा छोटा सा लिखा है क्योंकि अगली एक्टिविटी शुरू हो चुकी है इसके बाद। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई हमारी ए एक्टिविटी नाम दे दिया हमने इसका, फर्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद आ गई इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किस किस की बात करेंगे, एनसीए और एनसीआई की। एनसीए कितना बड़ा है या एनसीआई कितना घटा है या बड़ा है, वो सब हमने देखना है। तो एनसीए जरा हम ढूंढते हैं आप क्वेश्चन में, देखो हमारे पास, देखो एनसीए में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो है गुडविल, उसका ट्रीटमेंट ऊपर ले चुके हम, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देना। हमारे पास क्या दूसरा है, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में अगर मैं बात करूं तो पिछले साल मेरी प्लांट एंड मशीनरी थी कितनी, 3 लाख, अभी बढ़ के हो गई 4 लाख, तो 1 लाख रुपए इसका मतलब बढ़ गई। लेकिन नहीं, साथ में आपने ये भी देखना है डेप्रिसिएशन भी तो लगा था। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी एसेट का ऊपर भी ट्रीटमेंट हो और नीचे भी ट्रीटमेंट हो, तो उसका अकाउंट बनाना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ इसका, एक सेकंड रुको, ये लो, इसी में बना देता हूँ क्वेश्चन के ठीक नीचे वर्किंग नोट में, यहाँ 1 मिनट इसको लगा देता हूँ। अकाउंट कैसे बनाना है सर ये, थोड़ा सा दूर कर लीजिए फोन को स्क्रीन से, क्योंकि बहुत ज्यादा जूम आउट दिख रहा है, तो टेक्स्ट नहीं दिख पा रहा, सिर्फ आपका हाथ दिख रहा है। अभी ठीक है।
थोड़ा सा पीछे कर लीजिए फोन को स्क्रीन से थोड़ा सा। मतलब मैं समझा नहीं बेटे, कैसे कह रहे हो आप? मतलब फोन को और आपकी शीट को थोड़ा दूर कर दीजिए, फोन शीट के बहुत करीब हो रहा है तो अभी ठीक है? अ, दूर हाँ का थोड़ा मतलब? ठीक। हाँ बस ओ, एग्जैक्टली हाँ हाँ इतना ठीक है। थैंक यू। देखो बेटे, अब हमने क्या करना है, ये अकाउंट जब हम मेंशन करेंगे ना, तो कोई भी अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अकाउंटिंग को जब भी आप सीखते हैं ना, तो ये रूल सीख लो। दो मतलब छोटे मोटे एक दो ही चीजें हैं बस, खाली एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, सब एक्सपेंसेस डेबिट का पार्ट होते हैं। जितनी भी असेट आती, चाहे वो मैं टेंजिबल बोलूं, इंटेंजिबल बोलूं, करंट बोलूं, नॉन करंट बोलूं, मतलब मैं कोई भी एसेट बोलूं, कोई भी एक्सपेंसेस बोलूं, सभी के सभी ना डेबिट का पार्ट होते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या हमारी, जैसे मैंने यहाँ बोला ना, डेबिट में दो पार्ट होती है, या तो एक्सपेंसेस या असेट। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि क्रेडिट, तो क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, तो क्रेडिट में क्या लेना आपने, जितनी भी इनकम आती है, कोई भी इनकम कैसी भी हो, चाहे आपकी किसी भी चीज से आपने इनकम जनरेट की हो, या कोई भी आप किसी से लोन लेते हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मतलब आपने पैसा किसी से भी लिया हो, चाहे लाइबिलिटी मतलब जिसकी बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट होती है। तो मतलब अगर ये चार चीजें अच्छे से अगर आपको आ गई ना, तो पूरी अकाउंटिंग आ गई, कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग में इसके अलावा। ठीक है। बस वो घूम फिर के अकाउंट बना देते हैं, फिर वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो वो उससे कोई नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब मैं बना रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी चूंकि हमारी असेट होती है ना, तो असेट होने की वजह से अगर मैं कहूँ कि ये कहाँ से चालू करनी चाहिए, डेबिट से, क्योंकि इसका नेचर डेबिट है। कोई भी एसेट तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले टू साइड, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड में, याद रखना हमेशा सारे अकाउंटों में, बैलेंस शीट को छोड़कर सारे जितने भी अकाउंट मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी लेफ्ट साइड में हमेशा डेबिट होता है और राइट साइड में हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट साइड को हम टू बी बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम बाई भी बोलते हैं। ठीक है। ये मैंने जनरल एंट्री का जब आपको शुरू शुरू में, बिल्कुल शुरू में सिखाया था, तब मैंने वहां पे बताया भी था आप लोगों को, लेजर पोस्टिंग भी बताया था। तो हमारे पास क्या, प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट एंड मशीनरी क्यों बनाना पड़ा अकाउंट हमें, क्योंकि ये ऊपर बैलेंस शीट में भी गिवन था और नीचे एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी, तो इसलिए मुझे ये अकाउंट बनाना पड़ा। तो इस अकाउंट में आता क्या क्या है, मैक्सिमम क्या क्या आता, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अगर हम अकाउंट बनाएंगे, तो जो कि हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी पढ़ा है, ध्यान रखना ये बात। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जिसको ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस बीडी बोलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है। ठीक है। सारी वो चीजें आपने डेबिट में लिखनी है जिससे आपकी एसेट बढ़ती हो, तो इसलिए प्लस का साइन भी डाल दिया मैंने। तीन हिंट दिए हैं, डेबिट भी बोलते हैं, टू भी बोलते हैं, प्लस साइड भी बोलते हैं, और इधर घटने वाली साइड को क्रेडिट भी बोलते हैं, बाई साइड बोलते हैं, या फिर माइनस करके। तो मीन्स कि ये सारे हिंट दे रहा हूं मैं आपको कि आप इसको सीख जाएं। ठीक है। तो हमारे पास प्लस, तो प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा। और सोचो कि प्लांट एंड मशीनरी अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, तो बढ़ने वाली ये साइड है, तो इसका मतलब आपने खरीदा होगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि चेक वगैरह दिया होगा हमने। परचेजेस, आपने उधार भी खरीदा तब भी इधर ही दिखाना है। कभी आप ये सोचो सर चेक नहीं दिया होता तो भाई खरीदा तो खरीदा ही है ना, उधार में खरीदा तो वेंडर लिख देते बैंक की जगह। तो परचेजेस आपने यहाँ दिखाना है। ओके। और इसके बाद क्या होता है हमारे पास, अब इन दोनों का उल्टा करके सोच के देखो, अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग इसका अपोजिट होगा, तो जिसको हम बोलेंगे बैलेंस सीडी, क्लोजिंग को बोलते हैं बैलेंस सीडी। परचेज इधर है तो सेल इधर होगा, बाई बैंक, ब्रैकेट में दिखा दो सेल्स। अब सेल करोगे तो एक बात दिमाग में आई हमारे तुरंत, कि जब सेल करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो घटने वाली साइड आएगा, क्योंकि लॉस से तो आपकी प्रॉपर्टी घटती है, तो इसलिए इधर दिखाओगे लॉस। तो आप लिखोगे बाय पी एंड एल और ब्रैकेट में लिखोगे लॉस। और अगर आपको लग रहा है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो बढ़ने वाली साइड आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिखोगे टू पी एंड एल और ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट। तो अब आपको कैसे याद करना है, इस अकाउंट को कैसे याद करना, देखो ओपनिंग इधर है तो दूसरी साइड क्लोजिंग होगा, तो इसका मतलब ओपनिंग याद कर लो, क्लोजिंग तो अपोजिट आना ही है। परचेज इधर है तो नेचुरल सी बात है उसका सेल इधर होगा, उसका अपोजिट। प्रॉफिट इधर है तो लॉस उधर होगा, तो इसका मतलब तीन याद कर लो, तीन ऑटोमेटिक उधर अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। अब इसके ठीक सामने आपने एक चीज और लिखनी है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घटती है, वो है डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सीखा भी है इसको। तो बाय डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब जब अकाउंट आप बनाओगे किसी प्रॉपर्टी का, तो ये 6-7 चीजें आपको चाहिए होती हैं, लगभग ये सब में कॉमन होती है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग की बात करूं, तो ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में कितना दिया था हमारा, कितना था, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए क्या करना आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, ओपनिंग बैलेंस था मेरा 3 लाख, क्लोजिंग इसका अपोजिट में 4 लाख।
और 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। और बाकी हमने सेल किया नहीं तो इसलिए छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे, हम सेल भी दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस भी दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये 4 चीजें इधर चाहिए, 3 इधर चाहिए, जिसमें से जरूरी नहीं कि सेल करो, बट परचेज तो किया ही ना आपने। क्यों किया इसका कैसे पता चला आपको? क्योंकि देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू बिगनिंग में थी 3 लाख, और वो भी मैं प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा हूँ, बिल्डिंग नहीं बोल रहा। लैंड एंड बिल्डिंग होता तो क्या पता हम कहते वैल्यू बढ़ गई होगी सर, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी तो आप उस यूज करोगे, यूज करने से तो वो घटेगी बढ़ेगी थोड़ी। तो इसलिए शुरू में अगर 3 लाख रुपए की तो लास्ट में कह रहे हो 4 की, तो इसका मतलब अपने आप तो नहीं बढ़ी होगी ना, परचेज किया होगा आपने। तो इसीलिए क्या ध्यान रखना है, 3 लाख में से अगर मैं 50,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो 2.5 लाख रुपए क्लोजिंग बचना चाहिए था। अभी कितना बच रहा है? 4 लाख। तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ डिफरेंस, इसका मतलब आपने परचेज किया। तो निकालना कैसे इसमें, क्रेडिट साइड का टोटल करो 4,50,000, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो 3 लाख, इस साइड को माइनस करते जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पुट कर दो 1.5 लाख रुपया, और दोनों साइड को बराबर कर दो। अब आपके पास क्या करना है, ये जो टोटल जो अकाउंट आया है इसमें से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। जब भी किसी अकाउंट को बनाओगे, चाहे वो असेट का अकाउंट हो या फिर मान लीजिए लायबिलिटी का अकाउंट, मतलब कोई भी अकाउंट में बनवाऊं कैश फ्लो के अंदर, ध्यान रखना ओपनिंग और क्लोजिंग को क्रॉस कर देना। उसका ना ऑपरेटिंग में कोई जरूरत है, ना फाइनेंसिंग में कोई जरूरत है, ना इन्वेस्टिंग में कोई जरूरत है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब इसके बाद हमारे पास आता है जो बीच के डिफरेंसेस रह गए, वो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ एक एक करके बोल रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये जो परचेज दिख रहा है ना, परचेज, ये आपने खरीदा तो पैसा गया होगा, और ये किसका पार्ट है? एनसीए का पार्ट है। तो इसलिए इसको आपने माइनस करना है। कहां पर माइनस करना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दूसरा जो प्रॉफिट है इसको कहां दिखाना? ऑपरेटिंग में। मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेट के अंदर, आप देख लेना, मैंने वहां पे बताया था, चाहे क्वेश्चन में ना हो, बट मैं फॉर्मेट में फिर भी लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको ये आदत हो जाए। इसको ऑपरेटिंग में करना है माइनस, और इसको इन्वेस्टिंग में करना है माइनस। तो इसका मतलब हमें एक एक और देखो ट्रिक सीख लो ये, कि जब भी कोई प्रॉपर्टी का अकाउंट आप बनाते हो तो जो प्लस वाली साइड होती है ना प्रॉपर्टी की, वो कैश फ्लो एक्टिविटी में जाके माइनस की बन जाती है। तो मैंने अभी क्या बोला, ये आपने इन्वेस्टिंग में माइनस करना है, ये ऑपरेटिंग में माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रही है? प्लस वाली साइड। और दूसरी साइड जो दिख रही है माइनस वाली साइड यहाँ पर, वो उन एक्टिविटी में जाके क्या बन जाएगी? प्लस वाली साइड। तो जब आप सेल करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए इन्वेस्टिंग में प्लस दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस को ऑपरेटिंग में प्लस दिखाना है। डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाना है? ऑपरेटिंग में प्लस दिखाना है। तो ये भी आपको एक ट्रिक सिखाई है मैंने, कि जो माइनस वाली साइड है वो कहीं ना कहीं प्लस होनी है, और जो प्लस वाली साइड है वो कहीं ना कहीं माइनस होनी है। तो अब इसमें से हमारे सर सिर्फ दो ही चीजें काम। हाँ बोलो बोलो। सर बट प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैश मतलब आ रहा होगा ना, तो फिर हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस क्यों करेंगे? आपने लास्ट क्लास ली थी बेटा? यस सर। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम आपने। देखो बेटे, कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए खरीदते हो आप? नहीं। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, रिवैल्यूएशन। सपोज मैंने मान लो एक ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया बेटे, और एक बड़ा सारा शोरूम खरीदा मैंने, और उसमें बहुत सारी ज्वेलरी रखती मैंने, और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले ही दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं इस दुकान को बेच देता हूँ। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ज्वेलरी बेचूंगा या दुकान? जी। ज्वेलरी ना। तो वो दुकान क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वो मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी, मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी की ना, मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का। तो ज्वेलरी को बेचेंगे बेटा, दुकान को नहीं बेचेंगे। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो कभी कभी बेची जाती है, सालों में, कई कई सालों में बेची जाती है। तो वो हमारी क्या ऑपरेटिंग का पार्ट है? ऑपरेटिंग तो बिजनेस बोला जाता है, क्या वो बिजनेस का पार्ट है? नहीं। पर वो बिजनेस का पार्ट नहीं है तो वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट हुआ। क्योंकि हम कोई दुकान क्या बोलते हैं, जब कोई घर खरीदते हैं तो हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो एक घर में मैं रहता हूँ, दूसरा अगर कोई रिश्तेदार मुझे कहे कि नहीं कि सर आप है ना वहां घर खरीद लो, मैं कहूंगा कि घर तो मेरे पास ऑलरेडी है। अरे सर कोई बात नहीं, इन्वेस्टिंग पर्पज से खरीद लो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद लो, कभी वैल्यू बढ़ेगी तो बेच देना। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टियां होती है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है या ऑपरेटिंग होती है? इन्वेस्टिंग होती हैं। तो इसीलिए ऑपरेटिंग में जो प्रॉफिट आपने ऐड कर रखा वो वहां से माइनस करना है। और दिखाएंगे क्यों नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग में प्लस करके दिखाना है। इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट ऐड करके दिखाते हैं। हाँ, इन्वेस्टिंग में तो पहले से ही ऐड होगा ना बेटा। अब मान लो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने सेल कोई 10,000 का प्रोडक्ट था, और मैंने मतलब प्रॉपर्टी थी कोई 10,000 की, 15 में सेल की, तो यहाँ 15 में लिखूंगा ना सेल, 5,000 प्रॉफिट इधर लिखूंगा। तो इसका मतलब 15 में तो पहले ही शामिल है वो, तो जब इन्वेस्टिंग में दिखाऊंगा तो ऑलरेडी 15 दिखेगा वो। क्लियर हुआ बेटा?
सर ये लास्ट वाली चीज एक बार रिपीट कर दीजिए। आपने बताया कि अगर हम उसको बैलेंस को वहां दिखाएंगे तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा ये बैलेंस। हाँ देखो, आपने क्या है कि ये अकाउंट मेंशन करते हैं ना, ये अकाउंट बनाना है हमने। ये अकाउंट क्यों बनाना है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस हम यहाँ मेंशन करते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, सपोज करो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए की, मैं अगर 3.5 लाख में बेच दूं तो क्लोजिंग तो 0 हो गया ना? यस सर, यस मैं यहाँ पे एक है ना रफ में समझा देता हूँ, कोई बात नहीं इसको, लेकिन आप लोगों ने नोट नहीं करना, मैं क्रॉस मार दूंगा इसको लास्ट में। देखो बेटा, ऐसे समझो कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका ओपनिंग बैलेंस में लिख रहा हूँ 3 लाख रुपए, और मैंने इसको पूरी प्रॉपर्टी को, पूरी 3 लाख की प्रॉपर्टी को इस साल सेल कर दिया बाई बैंक ब्रैकेट में सेल 3.5 लाख रुपए में। तो प्रॉपर्टी तो 3.5 लाख बिकी है, मैं लिख दी 3.5 लाख की। प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं इसके अंदर? पहले जी इंक्लूड है ना? जी सर, अब नीचे क्लोजिंग बैलेंस मेरा बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने तो 3 लाख वाली 3.5 में बेच दी, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 0। अब ये दोनों साइड, क्योंकि अकाउंट का नियम क्या होता है, दोनों साइड को बराबर करना है। बराबर करना है तो बराबर कैसे होगी? 3 प्रॉपर्टी 3.5 हुई, तो इसका मतलब यहाँ मेंशन करूंगा कि नहीं मैं प्रॉफिट 50,000, ये दोनों को मिला के 3.5 हो। तो ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, ये तुम कहाँ ले जाते हो गलती से? ऑपरेटिंग में ले जाते हो, क्योंकि तुम सोचते हो प्रॉफिट हुआ ना, तो ये भी तो प्रॉफिट हुआ, तुम प्रॉफिटों में जोड़ देते हो उसको, तो वहां से माइनस करना है। और एक्चुअल में जो 3.5 लाख रुपए, क्योंकि 3 की प्रॉपर्टी थी 3.5 की, तो ये 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टिंग में दिखा दो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक ऐड हो गया वहां पर। ओके ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये किसी ने करना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हाँ वैसे ही समझाने के लिए था। तो बेटा क्लियर हो गया अभी? ये परचेजेज आपने मेंशन करना कहाँ? इन्वेस्टिंग में। सेल भी आपने करना है वहां पे इन्वेस्टिंग में, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दोनों जाते हैं ऑपरेटिंग में, और डेप्रिसिएशन भी आपका ऑपरेटिंग में जाता है। ठीक है, तो अब इनको मेंशन कर दें, अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं एक बार। ठीक है, एक सेकंड देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ ऐड करेंगे हम परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट कितना लिखोगे आप? 2 लाख, सॉरी कितना था वो, 1,50,000। 1,50,000 परचेज किया है, इसलिए पैसा गया होगा, आपने माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देना है। इसके अलावा और कुछ था नहीं। जो डेप्रिसिएशन था वो ऑलरेडी मैं देखो ऊपर लिख चुका हूँ, पहले से ही 50,000 रुपया वो मेंशन कर दिया था मैंने इधर, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं। तो परचेजेस, तो एनसीए की एक्टिविटी हमारी पूरी हो गई। एनसीए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो इसका मतलब हुआ टोटल जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो आया आंसर आपका, वो आया 150 माइनस, और यही 150 आपने बाहर के कॉलम में मेंशन कर देना है। अगर 2-3 एक्टिविटी सबको जोड़ के टोटल लिखता है, यहाँ पे लिख देता। और इस एक्टिविटी का नाम क्या रखा हुआ हमने? बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी एक्टिविटी कौन सी बेटा? देखो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में सबसे पहले ढूंढेंगे शेयर कैपिटल को, तो अपना क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक बार हम। ये रहा क्वेश्चन हमारा, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, कि ऊपर दिख रहा है देखो 2 लाख रुपया था पिछले साल कैपिटल, अभी बढ़ के कितना हो गया 3, तो 1 लाख के नए शेयर इश्यू किए होंगे, तो इसका मतलब पैसा आया होगा आपके पास। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना दिखाओगे बेटा? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हो गया आपके पास, कितना था? 1 लाख रुपया। ओके, उसके बाद बेटा दूसरा चीज क्या लेना हमने? दूसरा लेना हमने डिबेंचर्स। ये देखो डिबेंचर लॉन्ग टर्म, क्योंकि एनसीए बोला ना मैंने, शेयर कैपिटल का हो गया, एनसीएल का ले लो। अब एनसीएल कितना दिख रहा है बेटा? देखो ये 9% डिबेंचर, पिछले साल आपके 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, अभी नहीं है, तो पे कर दिया होगा आपने, तो 1 लाख रुपए यहाँ माइनस कर दो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस कर दो बेटा। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, कुछ चीजें हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कोई चीज हमसे छूट ना गई। जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑलरेडी कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग में चला गया, ये अभी हमने किया है। ट्रेड पेबल हमारा ऑपरेटिंग में ले लिया हमने। ये मैंने देखो शॉर्ट टर्म लोन लिखा था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये करंट लायबिलिटी में दिखेगा, बट लेना है आपने फाइनेंसिंग में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नया अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013, उसके अंदर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में है ना, इसको अभी क्या मानते हैं, पहले तो हम करंट लायबिलिटी में मान सकते थे, बट अभी इसको हमने फाइनेंसिंग में लेना शुरू कर दिया। तो ये दो चीज ध्यान रखनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये दोनों को फाइनेंसिंग में लेना है। तो इसको फाइनेंसिंग में लेंगे तो बेटा क्या लेंगे अब हम?
देखो पहले 60,000 का दिख रहा था, अभी 20 का, तो इसका मतलब 40,000 की आपने पेमेंट कर दी होगी। तो आप यहाँ लिखोगे रीपे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है बेटा? 40,000। तो 40,000 आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अच्छा जी, इसका काम भी खत्म हो गया। ओके, टैक्स प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है। देखो टैक्स प्रोविजन ऊपर 50,000 ऐड किया था और 20,000 यहाँ लेस किया था हमने, है ना। तो टैक्स का काम भी हो चुका है, इसका मतलब ये भी सारी हो गई एक्टिविटी। वेरीफाई कर लेना बेटा क्वेश्चन को, ये जब कर लो तो पूरा। प्लांट एंड मशीनरी का कर चुके हैं हम, गुडविल ऊपर आ चुके हैं ऑपरेटिंग में ऐड, इन्वेंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है, सिर्फ कैश इन हैंड मैंने कहा था लास्ट में आंसर वेरीफाई करने के लिए चाहिए, बस ये बचा। अब इसके बाद आते हैं बेटा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में देखें प्रपोज डिविडेंड, हाँ ये रह गया हमारा। देखो 30,000 तो करना ही नहीं था हमें कुछ भी, 20 का क्या करना था? ऊपर देखो ऊपर ऐड करना था, और 20,000 डिविडेंड में कहा दिखाते हैं? नीचे लेस करते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड कितना है बेटा? 20,000 माइनस कर देना है। याद रखना मैंने फॉर्मेट में लिखा भी है, कोई भी डिविडेंड, कोई भी, चाहे वो इंट्रीम हो चाहे प्रपोज हो, ऊपर करना है ऐड और फाइनेंसिंग में करना है लेस। ठीक है, इसका रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि डिविडेंड नीचे लेस इसलिए करना क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, और गलती से हमने किस में लेस कर रखा? ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में वापस उसको ऐड करो ताकि वो जो लेस कर रखा वो ठीक हो जाए, और वापस जाके यहाँ कहाँ ठीक करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ दिखाओ। मतलब हम लेस करने को मना नहीं कर रहे, बट दिखाओ तो वहां ना जहां जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस करना बेटा। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी कौन सी थी हमारी। देखो डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन आपका 50,000 ऑलरेडी हो चुका है, उसकी कोई जरूरत नहीं अब रह गई। डिबेंचर आप ऑलरेडी पे कर चुके, तो मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको वेरीफाई करना है सिर्फ कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? इन सबको एड लेस कर लो। तो 1,00,000 से 1,00,000 ये प्लस माइनस कर दो, कट गया, तो ये बचा 60,000 आपका बचा माइनस का। ओके, और 60,000 आप यहाँ मेंशन कर देंगे माइनस का, और इनको क्या करेंगे अब हम? इस एक्टिविटी का नाम रख दो सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों एक्टिविटी को ऐड करना है। तो बेटा कभी कभी गलती क्या होती है मैं बता देता हूँ। देखो सारा क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर दोगे, बिल्कुल लास्ट में ना क्या होगा आपके, मैं बता देता हूँ। सारा क्वेश्चन अच्छे से कर दोगे, एक आइटम कोई ना कोई है ना, आप प्लस वाली माइनस कर दोगे और माइनस वाली प्लस कर दोगे, फिर वो क्वेश्चन होगा नहीं, और आप लोग क्या करोगे? पूरा ही क्वेश्चन को क्रॉस कर दोगे। क्योंकि आपने इस पे देखो 35 मिनट 45 मिनट तक लग जाती है इस क्वेश्चन को पूरा करने में, है ना। तो इस क्वेश्चन को क्रॉस मत करना आप लोग। अगर क्वेश्चन आपका दोबारा करने का टाइम मिले तो ठीक है, अदरवाइज इसको क्रॉस मत करना, क्योंकि आपकी स्टेप मार्किंग है, जो जो आपके पॉइंट ठीक होते चलेंगे उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना प्लीज, मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आप करने का टाइम बचे तो कर लेना, जब कर लो वो क्वेश्चन तब इसको क्रॉस करना, अदरवाइज इसको क्रॉस मत करना, पहली चीज। दूसरा क्या है कि आपने ध्यान क्या रखना है, ये एड लेस देखो मैं जानबूझ के लिखता हूं इधर, ताकि ध्यान रहे कि कोई चीज मैंने यहाँ ऐड लिखी है तो उन सबका टोटल जो है ना ऐड में आना चाहिए, लेस लिखा तो लेस में आना चाहिए, ऐड किए तो ऐड में, लेस तो लेस। फिर क्या करना आपने, यहाँ इसके सामने चेक करना है कि क्या मैंने वो यहाँ तो लिखा है लेस और सामने कर दिया गलती से, ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो मतलब वो ऐड में, तो यहाँ टोटलिंग मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, आप लोगों ने किसी ने ध्यान पर दिया कि नहीं दिया? यहाँ देखो 150 किया है ना मैंने माइनस का, क्योंकि हमने परचेज किया था प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ तो 150 कर दिया, बट यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट नहीं लगाया। अब सोच के देखो कि ए एक्टिविटी 2,00,000 पॉजिटिव है, बी एक्टिविटी जो है ये भी पॉजिटिव दिख रही है, सी एक्टिविटी ये माइनस दिख रही है, तो यहाँ तो माइनस कर दिया, इसमें नहीं किया मैंने, तो क्या आंसर सही आएगा? नेचुरल सी बात नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो माइनस में एक्टिविटी यहाँ है वही माइनस में आपने लेस में एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो इसका मतलब फिर अब क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करना है। तो बेटा फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी हमारी? ऑपरेटिंग, जिसका 2,00,000 पॉजिटिव था, बी का 150 नेगेटिव था, और सी का हमारा 60 नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा टोटल बनता है 210, यानी कि 2,10,000 नेगेटिव और 2,00,000 पॉजिटिव है। अगर दोनों को घटाऊं मैं, मतलब डिफरेंस लूं, तो 10,000 आ गया मेरा नेगेटिव। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी को मिला के मेरा आ गया नेगेटिव 10,000। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम? इसके अंदर ऐड करना है आप लोगों ने ओपनिंग कैश, क्वेश्चन मेंशन होगा कहीं ना कहीं। दूसरा ओपनिंग बैंक प्लस करंट
इन्वेस्टमेंट CI, ये ओपनिंग तीनों ही आपने क्वेश्चन में ढूंढनी है। तो ये मिलेंगी कहां, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड रुको। ये क्वेश्चन में आपकी यहां मिलेंगे आपको। ये जो करंट असेट दिख रहा है, ये वाला करंट असेट दिख रहा है बेटा, ये करंट असेट में देखो यहाँ पे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, तो यहाँ दिखेंगे वो तीनों एक्टिविटी। कैश इन हैंड दिखेगा, बैंक बैलेंस दिखेगा, करंट इन्वेस्टमेंट दिखेगा, तो वो यहाँ पे दिखेंगे वो तीनों। और कैसे दिखेंगे, जैसे ये 2024 है ना, इसको बोलेंगे 2024 में नीचे जाते जाओ, ये है ओपनिंग। और 2025 में क्या है, ये है क्लोजिंग। तो इस क्वेश्चन में चूंकि सिर्फ कैश इन हैंड है, बैंक भी नहीं डाला मैंने, करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं डाला, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाता तो समझ नहीं पाते आप, तो इसलिए मैंने जानबूझ के उसको डाला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 2024 में था ना मेरा कैश, वो कितना था 50,000, तो 50,000 आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ ऐड कर दो 50,000। ओके, अब अगर मैं 50,000, तो ABC का टोटल है -10 और मेरा ओपनिंग बैलेंस था 50। अगर दोनों का डिफरेंस देखूं तो मेरा क्लोजिंग जो आना चाहिए वो 40 आना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक बैलेंस प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ना तो बैंक है ना करंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्लोजिंग कैश जरूर है हमारे पास। तो क्लोजिंग कैश चाहिए, जरा हम चेक करते हैं कितना। देखो बेटा, क्लोजिंग कैश कितना हमारा 40,000, तो इसका मतलब 40,000 रुपए ये जो क्लोजिंग है, अगर ये 40 इससे मैच होता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर ये इससे मैच नहीं होता है तो क्वेश्चन गलत है। तो पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और देखो कमाल की चीज है कि इसका आंसर हमें पहले से ही पता होता है, जो क्लोजिंग यहाँ पे मेंशन होगा वही आपका आंसर आएगा आखिरी में। इससे मैच कर लेना आप लोगों ने। जो जो डाउट है पहले आप वो पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन और मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आप कहोगे तो करा दूंगा क्वेश्चन, और नहीं तो एक क्वेश्चन बना देता हूँ, आप ट्राई करके देख लेना, नेक्स्ट क्लास में भी हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो लो, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सर अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेम यही फॉर्मेट फॉलो करें ना हम, स्टार्टिंग से हाँ एंड तक? हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, थोड़ा सा है ना इसमें लिटिल बिट चेंज करूंगा मैं। जैसे क्या, मैंने अभी तो बिल्कुल ये है ना एक मतलब नॉर्मल फॉर्मेट में ले लिया, फॉर्मेट तो यही रहेगा, लेकिन एक दो लाइनें ऐड करूंगा मैं यहाँ। बिफोर वर्किंग कैपिटल है ना, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये एक एक दो लाइनें बीच में ऐड कराऊंगा। लेकिन अभी पहले बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना कि क्या ऐड करना क्या नहीं। तो वो एक दो लाइनें और ऐड करूंगा मैं, ऐड करके फॉर्मेट आप लोगों को दे दूंगा, वो आप उसको फॉलो करें बस, इसके अलावा अकॉर्डिंग आपको से कुछ नहीं। क्वेश्चन हाँ बेटा, सर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में अगर ये आता है तो? क्वेश्चन इसी तरीके से जैसे मैंने कराए हैं, क्वेश्चन अलग नहीं होंगे। क्वेश्चन तो उसी तरीके से, लास्ट ईयर का देखोगे, उससे लास्ट ईयर का देखोगे, या उससे लास्ट ईयर का देखोगे, तो क्वेश्चन तो इसी तरीके से मिलेंगे सारे आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, हल्का फुल्का सा फॉर्मेट पे ध्यान देना ना बस आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल जो है ना, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन जो अभी बनाऊंगा तो वो क्वेश्चन देखोगे तो आप मतलब उसमें मैं, हालांकि ये 70% तो क्वेश्चन मैंने वही कराया है, ठीक है। बाकी 30% में थोड़ा सा मैं ऐसा डालूंगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने डाला प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं फर्नीचर डाल दूं, हो सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। देखो याद करो, डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर मैंने सिखाया था तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिखाया था आप लोगों को, तो मैं उसका उसका एक पार्ट डाल सकता हूँ। शेयर कैपिटल में हो सकता है मैं इक्विटी और प्रेफरेंशियस कैपिटल डाल सकता हूँ अगले क्वेश्चन में। रिजर्व एंड सरप्लस के 2 पार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ट्रेड पेबल बोला तो ट्रेड पेबल के क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों अलग अलग मेंशन कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये है मतलब 70% क्वेश्चन यही रहेगा, इनके टुकड़े कर दूंगा बस मैं आप, और इसमें 2-3 एडजस्टमेंट और ऐड कर दूंगा, हो गया आपका क्वेश्चन 100%। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे अभी प्लांट एंड मशीनरी का तो जिसमें हमको बताया है, तो उसमें और कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट होता है कि मानो कि हमारे पास और आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ क्या पूछना या तो मैं बोल रही थी कि सर जैसे हमारे पास जो नॉन करंट एसेट है, जैसे अब आवाज आ रही है मेरी ठीक से? अभी क्लियर है, बताइए। या सर मैं ये बोल रही थी कि जो हमारे पास नॉन करंट एसेट है, या फिर प्लांट एंड मशीनरी मानो या लैंड एंड बिल्डिंग मानो, उसके ऊपर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट करा दिएगा, जैसे कि मानो ऐसा कि उसमें परचेज भी हो रहा है, उसमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन है, फिर हमको खुद वर्कआउट करना पड़ रहा है कि
डेप्रिसिएशन कितना है निकालने के बाद, और मतलब बिगनिंग में कितना है और फिर एंड में कितना है, परचेज बीच में हुई है या कब हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट मैं आती है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स। मतलब सिर्फ वो पर्टिकुलर वो चीज करा दूं आपको, या मतलब आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन के बीच में कराना है उसको? क्वेश्चन के बीच। नहीं, अगर आप जैसे, एक तो ये है कि मैं इस अगला जो क्वेश्चन में डालूं उसके अंदर डाल दूं ये सब चीजें, या दूसरा क्या है कि आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं ना आपको एक एनसीए का यहाँ पे बना के, जैसे एक एनसीए का क्वेश्चन सिर्फ एनसीए का बना दूं, और वो जो आप पूछना चाह रहे हैं वो सारी एडजस्टमेंट में डाल दूं, और फिर उसका एक अकाउंट आपको वर्किंग नोट सिखा दूं? ऐसा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में परेशान करेगी बाद। पार्डन, क्या बोला बेटा, फिर से बोलो। मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक करने काम की करता हूँ, सीख एक रहे छोटा हैं सा क्वेश्चन, सुनो मेरी बात, मैं आपको एनसी का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? एनसी का क्वेश्चन करा के सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी की प्रॉब्लम ले लेते हैं जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, अगर मैं समझ पाया हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं एक उसकी प्रॉब्लम ले लेता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आप क्या यही समझना चाह रहे थे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में डाल देंगे उनको भी, ठीक है? चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार आप देख लेना एक बार, ठीक है? मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने? यस सर। हाँ ठीक है वो बेटा, तो एक मिनट टाइम दो, मुझे पीडीएफ बना लेंगे। एक मिनट रुको। सीट नंबर ये 1 था, ये 2, ये 3, ठीक है? अब हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम ऐसा जिसमें ये सब चीजें हैं। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें यहाँ पे हम ले लेंगे ये मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट है बेटा, ठीक है? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट लूंगा, ध्यान रखना ये चीज समझ लेना, जो आप सोच रहे हो ना, मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है? देखो ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, मैं सिर्फ इसमें ले रहा हूँ आपका कौन सा, एनसीए, ठीक है? एनसीए बैलेंस शीट में इस तरीके से दिया रहेगा, मान लो आपको ये 2025 मान लेते हैं हम यहाँ पर, और ये 2024 मान लेते हैं बेटा, ठीक है? अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी इस तरीके से दे सकता है, प्लांट एंड मशीनरी बेटा हमारे पास लास्ट ईयर का मान लो 17-18 लाख, चलो अप्रोक्स थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, 17,60,000 मान लो, और 2024 में मान लेते हैं 10 लाख रहेगी। इसके ठीक नीचे बेटा आपको ऐसे मिल सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है? ये मान लो 1,60,000 रुपये, और ये है मान लो 1 लाख रुपया, और ये बैलेंस शीट में है बेटा, ये ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट में दिखेगा आपको इस तरीके से। और ड्यूरिंग द ईयर में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 accumulated depreciation thereon ₹20,000 was sold for ₹18,000, और साथ में दे देते हैं चलो बस इसी से काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो आपको एक सॉरी सर, ये पार्ट ऑफ मशीन, पार्ट ऑफ मशीन मतलब ये जो मशीन दिख रही है आपको, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन पहले सब आप एक बार देख लो। देखो लास्ट ईयर आपके पास एक मशीन थी, मतलब वो मशीन का ग्रुप था, आप ये मान के चलो पूरा एक ग्रुप था, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी में क्या होता है, ग्रुप होता है आपके पास। ये 10 लाख रुपीज की आपके पास टोटल मशीन थी, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो 10 लाख रुपए की टोटल जो मशीन थी ना, वो इस ईयर के एंडिंग में हो गई टोटल 17,60,000 की। और ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसका मतलब आज तक इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा। इसकी पहचान कैसे होती है कि इस पे डेप्रिसिएशन हमने लगाया नहीं, मतलब लगा तो है बट इसमें से घटाया नहीं। इसकी पहचान क्या होती है, इसके ठीक नीचे इस तरीके से मेंशन किया होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब कि जो 10 लाख रुपए की मशीन आपको दिख रही है ना ये 24 में,
इसके ऊपर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका है। अगर कोई पूछे बुक वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 9 लाख। अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछे कितनी है तो बोलेंगे 10 लाख। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 1 लाख। अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है कि इस साल के एंडिंग में अगर ओरिजिनल वैल्यू कोई पूछे तो बोला है 17,60,000। डेप्रिसिएशन इस साल का, क्योंकि बिगनिंग में 1 लाख था, अभी 160 हो गया, तो इस साल का भी तो बढ़ेगा ना डेप्रिसिएशन इसके अंदर, तो 160 हो गया है ये, और 16 लाख इसकी बुक वैल्यू हो गई। तो जब क्वेश्चन में इस तरीके से दोनों चीजें दे दे कि बुक की ओरिजिनल वैल्यू भी दे दे और डेप्रिसिएशन भी दे दे, तो इस अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे और कहाँ कहाँ ये एक्टिविटी जाएंगी हमारी। साथ में नीचे इसने कहा है कि भाई मान लो परचेज तो दिख ही रहा है, साफ ही दिख रहा है, देखो 10 लाख की चीज 17 लाख 60 होगी, तो परचेज तो आपने किया ही होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और डाल दिया कि एक मशीन जो है, इस मशीन का 10 लाख की जो मशीन है, इस मशीन का एक पार्ट जिसकी कॉस्टिंग है 50,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है 20,000, मतलब कि 50,000 की मशीन थी, 20 डेप्रिसिएशन लग चुका है उसके ऊपर, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? 30। हमने उसको सोल्ड कर दिया 18 में। तो इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एक बार आप सभी देख लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला आपने बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और याद करेंगे आपको प्लांट एंड मशीनरी अभी जस्ट मैंने अभी कराया था, तो मैंने कहा था कि कोई भी एसेट अकाउंट जो स्टार्ट करेंगे आप, तो यहां से करेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे आप टू ओपनिंग बैलेंस। सर ठीक पर है, इसमें करंट ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लग रहा है नहीं लग रहा है, एसएनएमडब्ल्यूडी वो वाला जिसमें नहीं है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दिया क्वेश्चन में मैंने। मतलब कौन सा डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं डब्ल्यूडीवी, उससे पता चलेगा ना कि हम कौन से डेट पे बेच रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं उस पे नहीं नहीं डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बेटा नहीं, वो उसकी जरूरत यहाँ थोड़ी होती है, वो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में चाहिए। यहाँ किस लिए चाहिए आपको? यहाँ तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दे तो रखा है आपको, ये किसी पे भी लगाओ, इससे हम कैश फ्लो पढ़ रहे हैं बेटा, डेप्रिसिएशन थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या, प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ मेंशन करना है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे वो सारी आइटम रखेंगे आप जिससे प्लांट एंड मशीनरी बढ़ती हो। तो ओपनिंग बैलेंस के बाद उसका इंक्रीज होने का क्या कारण होता है? परचेज टू बैंक, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परचेजेस। अगर क्वेश्चन में आपने कोई असेट बेची है और प्रॉफिट हुआ है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं टू P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। मैंने कहा था इन तीनों को याद कर लो, इनका तीनों का अपोजिट उधर लिखना है। ओपनिंग का अपोजिट क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। परचेज का अपोजिट क्या होता है? सेल। बाई बैंक, सेल्स लिख दो। और P&L का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट का उल्टा होता है लॉस। और मैंने कहा था जब आपने यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा लिखनी है, वो है डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन का अकाउंट आप अलग से मेंशन कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा, क्योंकि जब ओरिजिनल वैल्यू पे कोई चीज रखते हैं हम, तो उसका डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट अलग बनाते, तो इसकी बाई की बजाय उसकी बाई में लिखना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है हमारे लिए किसका काम करता है? लायबिलिटी का काम करता है। तो आपने क्या है, इसको स्टार्ट कहां से करना है? क्रेडिट साइड से। जैसे मैंने कहा ना, प्लांट एंड दुनिया की सारी एसेट डेबिट से चालू होती है, तो लायबिलिटी कहां से चालू होती है? क्रेडिट से चालू होती है। तो आपने इसको क्रेडिट से चालू करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग यहाँ लिखेंगे तो क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे। और मैंने कहा डेप्रिसिएशन इसकी बाई की साइड में, इसकी बाई में लिखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कौन से साल का? करंट ईयर का, ठीक है। और आपने बस अब आप इसके बाद क्या करेंगे, ये आइटम आपको चाहिए। अब ये देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेस खाली छोड़ दिया और एक स्पेस यहाँ पे भी खाली रखा है। ये क्या चीज है? देखो, जो प्रॉपर्टी आप बेचोगे ना, उसका डेप्रिसिएशन रखने का कोई फायदा नहीं है, वो तो बिक चुकी है ऑलरेडी। डेप्रिसिएशन किसका रखना है? ताकि आपको ये पता चल रहा है कि मशीन की कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी कि हमारे पास कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ए फंड इकट्ठा हो चुका है, ताकि जब नई प्रॉपर्टी खरीदें तो हमें पता हो कि हमारे हाथ में इतना पैसा है। तो इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या ध्यान रखना है, जिस प्रॉपर्टी को आप बेच देंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की टू साइड में, क्योंकि ये बढ़ने वाली साइड है तो घटने वाली यहाँ होगी, तो मैंने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन इधर लिखते चलेंगे, तो जो मशीन आप हटा दोगे तो उसका डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। तो हटाने वाली साइड कौन सी हुई? माइनस साइड ये हुई। तो आपने क्या करना है, जो मशीन आप बेचना चाहते हो वो यहाँ पे लिखो टू मशीन, और उसका डेप्रिसिएशन जो आज तक लग चुका है, जिसको बेचना चाहते हैं, वो यहाँ मेंशन करना है। और वही डेप्रिसिएशन आपने यहाँ उठाना है, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो सेल के साथ साथ उसका डेप्रिसिएशन भी हट जाएगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब आपके क्या है, जब दो अकाउंट बनाओगे ना,
तो यहाँ पिछले अकाउंट में देखो 7 आइटम थी, अब भी 7 ही हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ डेप्रिसिएशन था। अभी मैंने क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये उठ के कहाँ से आएगा, ध्यान रखना आपने, कहाँ से लेके आएंगे इसको, हम यहाँ से लेके आएंगे। प्रोविजन की टू साइड में जो अमाउंट आएगी वही मशीन अकाउंट की बाई साइड में आएगी। मशीन में लिखना है प्रोविजन और प्रोविजन में लिखना है मशीन, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग में हम अब मतलब प्रोविजन में प्रोविजन नहीं लिख सकते, मशीन में मशीन नहीं लिख सकते, कैश में कैश नहीं लिख सकते। जिस तरीके से हम अपने बर्थडे के अंदर अपने आप को इनवाइट नहीं कर सकते, हम दूसरे किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, बट अपने ही घर में हम अपने आप को इनवाइट नहीं कर सकते। तो यूं समझे कि प्लांट एंड मशीनरी कहती है कि मेरे घर में मैं खुद नहीं आ सकता, तो दूसरों को इनवाइट कर सकता है, किसी को भी, लेकिन खुद को इनवाइट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो अब एक एक करके जो जो क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया वो सब मैं लिखता चलूंगा। देखो, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, मैंने यहाँ पुट कर दिया 10 लाख, जो भी था वो सब पुट करते चलेंगे। 17,60,000 क्लोजिंग दिख रहा है, क्लोजिंग पुट कर दिया। ओपनिंग प्रोविजन कितना था, 1 लाख, 1 लाख पुट कर दिया। 1,60,000 क्लोजिंग है, वो यहाँ पुट कर दिया। अब इसके बाद एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग है 50,000, जिसपे 20,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो मैंने कहा ये 2 बार आएगा, एक बार मशीन की बाई साइड में आएगा और प्रोविजन की टू साइड में आएगा, ये दोनों बार लिखना आपने। और जो 50 में से 20 डेप्रिसिएशन हटा के 30 वैल्यू आपकी बची, आपने बेचा कितने में, 18 में, तो सेल वैल्यू 18 लिखो, 12,000 लॉस लिखो। अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट कुछ नहीं हो सकता, डैश कर दो। अब उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो जितनी भी चीजें थी ना, अपने आप अकाउंट पुट हो गया पूरा का पूरा। फॉर्मेट अगर आपको याद है तो जो क्वेश्चन में मेंशन हुआ उसके हिसाब से सब अपने आप पूरा हो गया। अब आइए जरा प्रोविजन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ओपनिंग में अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास 1 लाख डेप्रिसिएशन था, जिसमें से 20,000 आपने हटा दिया इस साल, क्योंकि वो मशीन नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्यों रखना है। तो अगर 1 लाख में से 20 डेप्रिसिएशन हट गया तो बचना क्लोजिंग कितना चाहिए था, 160, तो 80। इसका मतलब इस साल बढ़ा, मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 1 लाख डेप्रिसिएशन था आपके पास, 20 हमने हटा दिया, तो बचना तो 80 चाहिए था ना। तो 80 का अगर आप कह रहे हो कि 160 है तो 180 कहां से आया, तो वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ। तो इसलिए इस साइड को जोड़ो 180, 1 लाख को माइनस करो तो करंट ईयर का ऑटोमेटिक 80 आ गया और ये एक 80 हो गया। अब आपको मैंने क्या सिखाया था, चलो बाद में बताएंगे, पहले ये 60 आ गई, ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। यानी कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला इस अकाउंट से। अब आपको 7 चीजें जो चाहिए थी, 7 में से देखो इधर की 4 पता है, इधर की 2 पता है, एक गायब है, परचेज, वो हमेशा गायब मिलेगी, याद रखना। तो अब क्या करेंगे, इनको इसमें सबको ऐड कर, ऊपर कर लीजिए थोड़ा, अकाउंट नहीं दिख रहा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है आपकी। देखो अभी हमारे पास क्या है, ये जो है ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हमारे पास क्या है 17 और 50, ये 18,10,000। अब सोचो आपकी जो है ये साइड 18,10,000 दिख रही है, जबकि प्रॉपर्टी के हिसाब से तो आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, सिर्फ 10 लाख। तो अगर 10 लाख होनी चाहिए थी तो इसका मतलब 8,10,000 का आपने परचेज किया होगा। अब इसको सॉरी 18,10,000, सर, आपको रोक रहा हूँ, ये हाँ जहाँ पर हमने लॉस 12,000 कैसे निकाला? देखो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया ना मैंने 50,000, हाँ एक प्रॉपर्टी थी आपकी हाँ जी। 50,000, पे डेप्रिसिएशन 20,000 ऑलरेडी लग चुका है, तो प्रॉपर्टी अच्छा, की तो वैल्यू, 30,000, ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, इन सबको ऐड करके 10,000 को लेस किया तो ये परचेज आ गया। अब आपने करना क्या है, सुन लो, ये जो अकाउंट बन जाएगा ये वर्किंग नोट है हमारा, यूं समझो ये पूरा वर्किंग नोट है ये। इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी कहाँ कहाँ जाएंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग, मैंने कहा था किसी भी अकाउंट का जब ऐसे अकाउंट बनाएंगे ना आप, जो कोई भी अकाउंट बनाना, कोई भी, उसको ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो बची, तो परचेज मैंने कहा बताया था, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करना आपने, माइनस करना है। ये जो सेल है ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस करना है, क्योंकि पैसा आया होगा। लॉस कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेट के अंदर। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ गया, इसका भी आपने कुछ नहीं करना, दोनों बार आ गया तो काम खत्म इसका, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग और क्लोजिंग को क्रॉस कर दो, इसका भी कुछ नहीं करना। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने ये सारी चीजें लिख दी आपकी, जो जो जहां जहां जानी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 4 कर देता हूं इसको, इसकी पीडीएफ अभी भेज देंगे थोड़ी देर में। बेटा जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए? यस सर, हो गया। वही है कि डेप्रिसिएशन हमें परसेंटेज से नहीं निकालना है, वो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से आएगा। हाँ, बैलेंसिंग फिगर, राइट। ऋतिक क्या नाम है उसकी कंपनी का? बालाजी से बहुत सारे हैं। बालाजी का सीसी नया जो खुला है।
चलिए, अब इसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो पाएगा। क्या मैं क्वेश्चन क्रिएट कर दूं, इतना चलेगा? हाँ जी 4:30 सर। है ना, मैं एक काम कर देता हूँ, एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ। अगर आप पॉसिबल हो तो आप उसको सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो next class हमारी ये कर सकते, क्रिएट कर दो आप। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? बस आप मोनू गुप्ता, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट? अभी उस बंदे ने खींची थी, मैं क्या करूं? अभी जाऊंगा चेंज करके आऊंगा दूसरी। मोनू गुप्ता, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट? अभी फाड़ी है भाई बंदे ने दुकान पे, क्या करें? आ जाएंगे निखिल सर, टेंशन मत लो। निखिल सर भी आ ही जाएंगे, उनको बताएंगे। फ्रीज छोड़ दिया सर मैंने, ये वाला फ्रीज नहीं है, टेम्परेरी ब्लॉक दिखा रहा है इसमें, ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन टेम्परेरी ब्लॉक। हाँ सबसे पहले क्वेश्चन में हम डालते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मेरी तो कंप्लेंट है, मेरी तो उनको कंप्लेंट नहीं है। अरे म्यूट करो जो भी हो। आई थिंक टेक्स्ट करना पड़ेगा, उनको ऐसे समझ नहीं आई थिंक मे बी। मोनू गुप्ता, यार अनवेरिफाइड है, वी कैन नॉट डू। पानी पीने का मौका नहीं मिलता, इतने बिजी रहते हैं। तुम तो फ्री रहते हो। मेरे पास राइट होता है क्या इसका? नहीं सर, सिर्फ आपके पास राइट है, आपको प्रेजेंटर बना रखा है ना। कैसे पता चलेगा? अच्छा सर उसके नेम के आगे टैप करो, वहां पर म्यूट का ऑप्शन आएगा, म्यूट पार्टिसिपेंट, मैं कह रहा हूँ 3 डॉट पे जाके। अभी हो done। गया? हाँ सर, डन डन डन। ठीक है, चलो ये फिर आप लोगों ने टेक्निक मुझे सिखाई क्यों नहीं अभी तक? सर आपने पूछा नहीं कभी। चलो थैंक यू, दी राइट दुरुस्त है। चलिए, शेयर होल्डर फंड है, इसमें सबसे पहले मैं मार्क डाल देता हूँ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, कैपिटल मान लीजिए हमारी है 450 और 450, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हम। ठीक है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं चेंज हम। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके 2 पार्ट्स कर देंगे अब की बार। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉलम और बना देता हूँ, इसके अंदर 1 नंबर डाल रहा हूँ। 1 नंबर का मतलब समझ गए ना आप क्या करने वाला हूँ इस बार मैं क्वेश्चन में? मतलब मैं रिजर्व और सरप्लस का नोटिंग नीचे डालूंगा। यस, वर्किंग, हाँ, नोट टू अकाउंट लिखेंगे नीचे अंदर इसके हम। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हम अलग अलग कर देंगे। तो अभी मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 478 और मान लीजिए 356, कुछ भी ले लो। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बेटे हमारा, क्वेश्चन छोटा ही रखूंगा मैं, एनसीएल, शॉर्ट में लिख दूं एनसीएल, समझ जाओगे ना, नॉन करंट लायबिलिटी। यस सर। इसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूं तो 1-2 दिन में ना सारे क्वेश्चन जो पीछे के भी हैं उन सबके भी आंसर मांग रहे थे बहुत सारे बच्चे, अभी वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये 2025 में है 170, बिगिनिंग में नहीं था तो इसका मतलब आपने लोन लिया होगा। तो नोट नंबर 2 डाल देता हूं। अब मैंने यहाँ नहीं लिखा कि ये क्या चीज है। ठीक है, और थर्ड है इसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी अगर मैं देखूं तो मान लीजिए एक हो गया हमारा ए, ट्रेड पेबल। ठीक है, इसको हम दे देते हैं 3 नंबर। ये पिछले साल था, मान लो 1,09,000, सॉरी इस साल का दे दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते हैं 2,03,000, कुछ भी ले लेते हैं। आप इस क्वेश्चन में फिगर चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इससे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नंबर दे दिया 4। ठीक है, ये मान लो 40,000 और ये 35,000, सभी को ऐड कर दो, ये आपकी टोटल लायबिलिटी आ गई। एक सेकेंड दे दो बस मुझे, 450 356 आ गया वो प्लस माइनस का साइन, 450 प्लस 356 प्लस 203 और 40,000, ये आ गया 10,49,000 रुपये। ठीक है, ओके, उसके बाद ले लेते हैं 450 प्लस 478 और 170, 109
और ये हो गया 35, ये हो गया 12 लाख। 12,42,000। वेरी गुड, आप तो बड़े देर से भी स्पीड से चल रहे हो बेटा। पेपर में भी ऐसे ही करना है। देखो बेटा, सेकंड है हमारा असेट। असेट में ले लेते हैं पहले नंबर पे हम, प्रॉपर्टी के नाम से हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी, और इसका नंबर डाल देते हैं 5, 3,20,000 और 4 लाख रुपए। दूसरा है फिर इसके बाद बी, इंटेंजिबल एसेट, इसको डाल देते हैं 6 नंबर, और ये हो गया हमारा 60,000 और ये हो गया 50,000। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम सेकंड पार्ट करेंगे। ये फर्स्ट था हमारा, ये करंट असेट। पहले में है ए, करंट इन्वेस्टमेंट, पिछले में नहीं थी ना, इसमें डाल दी मैंने करंट इन्वेस्टमेंट। बी डाल देता हूं, पहले लिख लेता हूं एक दो चीजें, इन्वेंट्री, फिर याद नहीं रहती, अमाउंट तो कुछ भी कर देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल। इनमें नोट नंबर रहने देते हैं। डी में कर देते हैं कैश एंड बैंक, कंबाइंड कर देते हैं। ओके, करंट इन्वेस्टमेंट में ले लेते हैं, मान लो 70 ले लेते हैं, 5-7 हजार बढ़ा देते हैं, 170 और 450, और इसको कर देते हैं 2 लाख। और ये जो बच गया बेटा, इसको ले लेते हैं कैश में। एक मिनट रुको जरा, 10,49,000 था बैलेंस शीट का टोटल, उसमें से माइनस कर दो 4, 4.5, माइनस कर दो बेटा इसमें 78, माइनस कर दो 213, और माइनस कर दो 2 लाख, 1,08,000 रुपये। ये समझ गए ना मैंने क्या किया? ऊपर वाले को मैच करने के लिए इन सबको जोड़ा, और लास्ट वाले को मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, माइनस करके वो लिखा है बेटे। और 12,42,000, 12,42 माइनस करेंगे बेटा 380, और 70 माइनस 170 माइनस 450, ये 172 बचा हमारे पास, 172। ओके, अब हमने पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नोट नंबर के अलावा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 12,42,000। एक बार दोबारा चेक कर लेना क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट किया है। और 10,49। अभी क्या करने वाला हूं मैं, देखो अभी हम करेंगे एक एक करके। देखो पहला नंबर किसका डाला मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस का, दिख रहा है ये। इसके मैं 2 पार्ट्स कर दूंगा, रिजर्व एंड सरप्लस के। तो यहां डाल देता हूं मैं नोट्स नंबर 1, ठीक है। इसमें है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व को अलग कर देता हूं और सरप्लस को अलग कर देता हूं। और आपका हाथ शो हो रहा है टेक्स्ट में दिखा। अभी ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा कितना था? हाँ, एक अब अमाउंट नहीं दिख रही, अमाउंट नहीं दिख रही, अमाउंट लिखी नहीं था मैंने भी। अभी क्या करना है अपने को, ये 478 दिख रहा है ना, देखो ये वाला, ये 478। अभी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं। ये कर देता हूं 78 और ये कर देता हूं 4 लाख। दोनों का टोटल आपको ढूंढना है एक नंबर में जाके, यहाँ नीचे ये वर्किंग नोट है आपका, और ये 356 है ना बेटा, तो इसको कर देते हैं 56 और इसको कर देते हैं 3 लाख। तो एक नंबर नोट का मतलब समझ आ गया आपको अब क्या है? एक नंबर का मतलब 478 का टोटल और 356 का टोटल। ऐसे पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? या 1 नंबर है, इसकी डिटेल आपको यहाँ नीचे जाके देखनी है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन ये हो गया और इतना बड़ा ये हो गया। घबराना नहीं है, बस इसकी डिटेल उठा के नीचे देखनी है बस। दूसरे नंबर पे मैंने क्या डाला, एनसीएल
तो एनसीएल क्या है बेटा हमारा, नोट नंबर 2, यहाँ पे डाल देते हैं 2। एनसीएल में क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इसको ले लेते हैं 10% डिबेंचर्स, 170 और 170, मतलब सिर्फ देखो यहाँ से है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दिया, 2 नंबर पे जाके चेक करोगे तो इस 2 नंबर का नाम क्या है, डिबेंचर है। बस फर्क क्या है यहाँ और यहाँ में, फर्क पता है क्या है, बताओ क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है? सर 10% है तो हमको वो पे यस, करना पड़ेगा इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली राइट। ये जो 10% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऐड हो गई यहाँ पर आके, है ना। मतलब जब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ तो हमें ये तो पता था कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 170 इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे आके पता चल गया कि 10% इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाके लेस करेंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद तीसरा नोट कौन सा था बेटा हमारा, ट्रेड पेबल का था। देखो ट्रेड पेबल, तो तीसरा नंबर हो गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मैंने कहा था 2 टुकड़े कर देने हैं, एक है क्रेडिटर्स और दूसरा है बिल्स पेबल। ट्रेड क्रेडिटर्स मान लो एक है हमारे पास 99,000 के और दूसरे है 10,000 के, और इसको ले लेते हैं बेटा 190 और इसको ले लेते हैं 13, और सभी को मिला के जो ना इसका देखो 109 और 203 इनके टुकड़े कर दिए बस मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 203 और ये हो गया 99 और 109। ओके चलो गुड। इसके बाद देखो बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 4th नंबर का बना लो यहाँ पर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या करेंगे बेटा, इसका क्या करना हमें, ये है टैक्सेशन प्रोविजन। बस ऊपर नाम नहीं लिखा, बस नीचे लिख दिया बस खाली मैंने, और कुछ नहीं किया अलग से, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पिछले साल कितना था 40, बस वही सेम अमाउंट रखा है, बस मैंने 40,000 और यहाँ पे 35,000 सेम रखा, देखो बिल्कुल सेम, बस एक नोट नंबर बढ़ा दिया मैंने, है ना। तो क्वेश्चन में कई बार बच्चे ऐसे ही घबरा जाते हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं बेटा, प्लांट एंड मशीनरी 5 नंबर। इसकी जगह चलो वो लास्ट में पूछेंगे। देखो 5 नंबर पे क्या तो लेंगे हम, जैसे आपने टेबल बनाई है वैसे ही क्वेश्चन आएगा टेबल के साथ में। हाँ टेबल के साथ में आएगा बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल टेबल के साथ ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी में जैसे है ना, यहाँ प्लांट एंड मशीनरीज को मैं काट रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट नहीं हो पाएंगे, एक ही उगा जाएगा तो यही बन जाता है बात, तो मैं इसको काट दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया, तो अब मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ, एक कर देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी और एक कर देता हूँ बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है बेटा, ये 2 पार्ट कर देता हूँ। तो ये कितने की दिख रही थी हमारी 320 और ये दिख रही है 4 लाख। तो इसका मतलब मैं यहाँ ले लेता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल थी 1 लाख की, अभी हो गई मान लो हमारी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा देते हैं 120 कर देते हैं, चलो ओके। और दूसरा क्या था हमारा, बिल्डिंग 3 लाख रुपए की थी, और मतलब 4 लाख बनाना है ना मैंने टोटल, देखो ये वाला 4 लाख बनाना है, तो 1 लाख का अगर मशीन माना है तो 3 का मैं बिल्डिंग ले रहा हूँ, और 3 20 बनाना तो 1 20 ही है, तो इसको 2 लाख कर रहा हूँ, और ये हो गया हमारा 4 लाख और ये हो गया 3,20,000। अब करके देख लेना ट्राई क्वेश्चन को, ठीक है, हो सकता है। सर यहाँ प्रोविजन की जगह और प्रोविजन भी आ सकता है, इसकी डाउटफुल डेट्स वगैरह या एम्प्लॉय बेनिफिट ऐसा बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं बिल्कुल। एक क्वेश्चन और बना देंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास तक ये सॉल्व करोगे तो एक और बना देंगे और थोड़ा सा कर देंगे उसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। फिर उसका ट्रीटमेंट जैसे मतलब जैसे आपने मशीन का बताया, अगर टाइम है तो भी ऑपरेटिंग में दिखा देंगे बेटा, ऑपरेटिंग में दिखा देंगे, जैसे इसका टैक्स का दिखाते हैं ना, अगर इंक्रीज हो रहा है आपका टैक्सेशन ना, डाउटफुल प्रोविजन अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देना ऑपरेटिंग में, और अगर कम हो रहा है तो माइनस कर देना। एक ही जगह जाएगा उसका इफेक्ट? हाँ यस, एक ही ऑपरेटिंग में ही जाएगा। ठीक है, प्रोविजन जितने भी है सब। हाँ हाँ यस यस, बिल्कुल एक ही जगह जाएगा। डिफरेंस लेना बेटा उसमें, इसमें तो हमने दोनों को अलग अलग देखना है, उसमें डिफरेंस लेना, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट जो है बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं गुडविल, गुडविल ले लेते हैं, ऊपर कितना माना था मैंने 50,
और अभी हो गया 60। हाँ ये देखो मैंने ये उल्टा कर दिया मैंने, लेकिन ये ठीक है, अच्छा हुआ जो सही लिख दिया मैंने। देखो बेटे आपको गुडविल क्या सिखाया था मैंने, पहले पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया आपने, वहां पे यहाँ मान लो 60 था तो यहाँ 50 था, राइट ऑफ किया था 10,000 हमने, तो राइट ऑफ किया था ना। देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ज्यादा था यहाँ कम था, तो राइट ऑफ करके ऑपरेटिंग में ऐड किया था। लेकिन अगर गुडविल इंक्रीज होती है ना बेटा, तो ध्यान रखना इन्वेस्टिंग में दिखाना है, क्योंकि हम उसको परचेज मानते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल अगर कम होए तो ऑपरेटिंग में जाएगा, अगर गुडविल बढ़ती है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो यहाँ पे देखो बाई चांस की बात है, ये वो 50 का 60 लिख दिया मैंने, बढ़ गया तो अच्छी बात हो गई। ये तो खैर एक नया पॉइंट भी निकल गया इससे कि परचेज मानना और इन्वेस्टिंग में दिखाना है। तो मैंने 6 पॉइंट आपके यहाँ पे लिखे थे बेटा, 6 पॉइंट जो लिखे थे उन 6 के 6 के मैंने यहाँ नोट बना दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एडजस्टमेंट डाल दूं इसमें, एक दो एडजस्टमेंट डाल देते हैं। पहला है, पहले नंबर पे मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है ना बिल्डिंग, कभी कभी कंफ्यूज होगा आपको कि सर इसको क्या माने, 3 लाख की थी 2 लाख हो गई 1 लाख डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन ज्यादातर नहीं होता है, ठीक है, मतलब क्योंकि उसके साथ लैंड जुड़ी होती है। तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग घट रही तो आपने सेल किया होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 लाख की जो प्रॉपर्टी आपने बेची है ना बेटा, ये वाली देखो ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर आपको मान लो 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दूसरा डाल देते हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन है, जैसे कि आप में से कोई बच्चे ने बोला था सर के परसेंटेज दे दो, तो परसेंटेज दे देता हूं इसमें मैं, ठीक है। तो आपने लेना है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइड एट 10% ऑन लास्ट ईयर, ले लेना लास्ट ईयर पे, ठीक है, लास्ट ईयर बैलेंस पे। और तीसरा मैं दे रहा हूं बेटा यहाँ पर सर एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, क्या बेटा, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में। हाँ आप इस पे लास्ट ईयर पे हाँ एसएलएम ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं ना यहाँ कितनी है, तो 10% ही ले लेना, यहाँ रिटर्न डाउन और एसएलएम का चक्कर भी नहीं है। मतलब आपको पता थोड़ी है ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, क्वेश्चन में मैंने तो एक वैल्यू उठा के दे दी, इस पे हर साल डेप्रिसिएशन घट के भी तो हो रहा होगा ना, एक्यूमुलेटेड तो दिया नहीं मैंने इस क्वेश्चन में। तो आप एक काम करो, इसके 3 लाख जो पिछले साल का दिखेगा ना आपको, जो ये 1 लाख रुपए इसके ऊपर ले लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स पेड है क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर, ये है बेटा हमारा रुपीज मान लो 30,000 मान लो। ये 3 एडजस्टमेंट मैंने दी है और ये नोट टू अकाउंट दिया है। हालांकि ये उस लेवल का क्वेश्चन अब भी मतलब 10% और गुंजाइश है इसमें थोड़ा टफ बनाने में, बट फिर भी काफी हद तक ये एक अच्छे क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को है ना, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके और मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, मैं या इसका आंसर कहोगे तो मैं आंसर भेज दूंगा, आप लोग चेक कर लेना अपने अपने एंड पे। सर थर्ड एडजस्टमेंट बता दीजिएगा एक बार। बेटा टैक्स पेड दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा इसका अकाउंट मैंने बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को, अगर टैक्स प्रोविजन का अकाउंट बनाना पड़े तो कैसे, चलो सीख लो कोई बात। सर बताया था टैक्स नेट और टैक्स। अच्छा ठीक है बस, तो फिर ठीक है, बताया था तो फिर तो ठीक है। ये जो है ना इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, अभी पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ इन सब की तो, और आप लोग है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। अगर बाई चांस नहीं सॉल्व होता है तो मैं आंसर भेज दूंगा आप लोगों को सॉल्व करके एक बार इसका, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई डाउट है तो अब पूछ लो आप लोग मेरे से एक बार, कुछ भी पूछना है जो आप लोगों ने, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। सर एक बार वो रिपीट करेगा, आपके पास हम कौन सा बेटा, करेंगे। बेटा आपकी आवाज है ना बार बार कट रही है। Oh, sorry. Sir, I was saying that the provision for doubtful debts or like provision for employee benefit, अगर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट ऑपरेटिंग में कैसे जा रहा था, प्लस और माइनस वाला, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं बता देता हूँ, देखो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे, कहाँ पे शो करते हैं हम, डेटर में से लेस करते हैं, मतलब डेबिट को कम करते हैं हम। तो डेबिट में से कोई भी आइटम कम होती है तो वो हमारे लिए क्रेडिट का इम्पैक्ट डालती है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होते हैं ना वो हमारी ऑपरेटिंग का पार्ट होते हैं, क्योंकि देखो जब बिजनेस करोगे तभी सेल करोगे, सेल करोगे तो आप डेटर्स भी क्रिएट होंगे, डेटर्स क्रिएट होंगे तो डाउटफुल डेट्स भी होंगे, क्योंकि डेटर कहाँ से होंगे आपके, तो मींस के वो किसका पार्ट हुआ, प्योरली बिजनेस का पार्ट हुआ, इसलिए उसको ऑपरेटिंग में मेंशन करना है। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो मैंने क्या कहा कि क्रेडिट चीज कोई भी क्रेडिट साइड की चीज अगर आपकी बढ़ रही है
तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। और क्रेडिट साइड की कोई भी चीज माइनस हो रही है, मतलब घट रही है, तो आपने उसको माइनस करना है। तो प्रोविजन हमारे लिए किसका काम करते हैं, क्रेडिट का काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, देखो मैंने लिखा भी था कहीं ना कहीं, मैंने कहा था देखो इस तरीके से, देखो आप या तो दो तरीके हैं, मैंने कहा था कोई भी लाइबिलिटी, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, कोई भी लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपने प्लस कर देना है, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर देना है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो कोई भी चीज अगर आपको लगे कि ये क्रेडिट होती है, तो चाहे वो असेट में से माइनस क्यों ना हो रही हो, आपके लिए तो क्रेडिट का काम कर रही है। तो अगर वो क्रेडिट इंक्रीज हो रही है तो समझ जाओ प्लस हो जाएगी, और अगर कम हो रही है तो माइनस हो जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो प्लस करने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर घट रहे हैं तो आपने माइनस करने हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। ये पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ। आई होप कि आज की क्लास में कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ये पीडीएफ भेज देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, हमारी क्लास मेरे ख्याल से नेक्स्ट सैटरडे भी शायद दिन में ही है, इवनिंग में नहीं है शायद सैटरडे क्लास। क्लास ओवर कर दूं क्या मैं अभी? सर कल ऑफलाइन क्लास 4 आवर्स की है ना? हाँ हाँ हाँ, 4 आवर की क्लास है, और उसमें हाँ अगर आप लोग वहां आएंगे ना तो वहाँ मेरे ख्याल से जो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, उस तरह का क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कल। ओके, क्योंकि तो सर कल वो 2 ही क्लासेस होंगी सेकेंड हाफ से, राइट? फर्स्ट वाली तो नहीं होगी ना, हाँ सुबह मॉर्निंग वाले? हाँ हाँ, 9:30 पे नहीं है मेरी क्लास कल, कल है 12 to 4, मतलब 4:30। ओके सर। चलिए, तो क्लास ओवर कर दूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। इवनिंग। Thank you so much, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you, sir. हैव अ गुड डे सर।